हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट बेंस हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल। दोस्तों, हमारा विषय है और भूगोल के अंतर्गत हमने पार्ट 6 यानी पार्ट 6 अध्याय 6 मानव संसाधन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की, यानी सारे के सारे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं उनको हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिचय कि क्या क्या हमने इसमें कवर करना है। हालांकि हम लोग सारी चीज़ कवर कर चुके हैं, लेकिन एक साथ कंप्लीट वीडियो में भी हम लोग इन सारी चीज़ों को एक बार कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। पहला, मानव संसाधन क्या होता है और मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या मुहिम कर रही है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में कि जनसंख्या का वितरण अलग अलग देशों में अलग अलग क्यों है, क्या कारण है कि जनसंख्या पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से फैली हुई है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, कहीं घनी तो कहीं विरल। उसके कुछ कारकों की चर्चा भी इस दौरान हम लोग करने वाले हैं। जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व आखिरकार होता क्या है। घनत्व का मतलब आप समझते ही हैं, घनत्व मतलब एक स्थान पर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, जिसका हम लोग व्यवस्थित तरीके से परिभाषित रूप में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि दुनिया में जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ये उस चीज़ का उत्तर है कि क्या कारण है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या का असमान वितरण है। जनसंख्या अलग अलग जगह अलग अलग क्यों है? क्या कारण है कि मरुस्थल में जनसंख्या कम है जबकि मैदानी भाग में ज़्यादा है? क्या कारण है कि पर्वतीय भाग में जनसंख्या कम है लेकिन मैदानी भाग में ज़्यादा है? तो ये सारी चीज़ों का उत्तर हमें ये जो कॉन्सेप्ट ये देगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। इसमें हम लोग उन सभी कारकों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का मतलब आप समझते हो दोस्तों, बदलाव से है। और बदलाव मतलब होता है कि अगर जनसंख्या कल 10 करोड़ थी और आज 11 करोड़ हो गई तो ये जनसंख्या परिवर्तन है। अगर कोई विदेशों से बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए और जनसंख्या बढ़ गई तो ये जनसंख्या परिवर्तन है। तो जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है और इसके पीछे कारक कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग इन कॉन्सेप्ट वीडियोस में करने वाले हैं। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर रिवीजन में हम लोग एक साथ सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी और बहुत आसानी से सब चीज़ें आपको जुड़ते हुए चली जाएगी। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कैसे है, मतलब दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या बढ़ रही है। अब इसका प्रतिरूप कैसा है, मतलब किस देश में कितनी बढ़ रही है, जहाँ ज़्यादा बढ़ रही वहाँ कारण क्या है, जहाँ कम बढ़ रही वहाँ कारण क्या है। तो ज़्यादा बढ़ने और कम बढ़ने के कारणों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ लास्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचता है वो है जनसंख्या संगठन की बात करेंगे। जनसंख्या संगठन की बात करेंगे तो इस जनसंख्या संगठन में हम समझेंगे कि भारत में या किसी भी देश में स्त्री और पुरुषों की संख्या में अंतर क्या है, और साथ ही साथ अलग अलग आयु वर्गों के जो लोग हैं वो किस देश में कितने होंगे, क्या जन्म दर और मृत्यु दर का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं धीरे धीरे, मानव संसाधन से शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन होता क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि क्या आप मानव संसाधन हैं, तो हो सकता है कि आप इसका उत्तर न दे पाएँ, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में संसाधन होते क्या है, तो मैं मानव हूँ और मैं संसाधन हूँ कि नहीं। तो आपको इसको पहले तो इसको संधि विच्छेद करना है। मानव और संसाधन को अलग अलग कर लो। संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संसाधन का मतलब होता है कि हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाती है। एक बार दोबारा से सुनिएगा, हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे वो संसाधन होगा। अगर उस आवश्यकता की पूर्ति खुद मानव ही कर रहा है तो वो मानव संसाधन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जैसे अभी ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप आईआईटी या फिर एमबीबीएस या कुछ करके आप सीधा अपनी नौकरी हासिल कर लेते हो, तब आपके पास कुछ इनकम होती है। इस इनकम के द्वारा आप अपने घर की सभी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जब आप अपने घर की सभी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो आपके घर वालों के लिए आप एक क्या हो गए, एक बहुत बेहतर अच्छे मानव संसाधन हो गए। तो मानव संसाधन का मतलब होता है मानव के अंदर। और वो आप संसाधन कैसे बने? क्या आप पढ़ते लिखते नहीं तो संसाधन बन सकते थे? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं पढ़ लिख के अच्छा संसाधन नहीं बन पाता, मतलब पढ़ता लिखता नहीं तो अच्छा संसाधन नहीं बन सकता था। इसका मतलब यह है कि संसाधन का सीधा संबंध दोस्तों कौशल से है। अगर आपके पास में स्किल है, कौशल है, तो आप बहुत अच्छे संसाधन बन सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस देश में लोगों के अंदर कौशल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मानव संसाधन विकसित होगा।
इस देश में जनसंख्या तो बहुत है, इस देश में मानव तो बहुत है, लेकिन मानव संसाधनों की अभी भी कमी है। और इसी मानव संसाधन को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने जो है एक मंत्रालय बनाया हुआ, उसका नाम है मानव विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका पूरा नाम मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का मतलब होता है मानव संसाधन को बढ़ावा देना और उसको विकसित करना। तो सरकार करेगी क्या? सरकार इस मंत्रालय के द्वारा क्या करती है, लोगों में कौशल और योग्यता को बढ़ावा देने संबंधित अलग अलग योजनाओं को तय करती है। दोस्तों, इसको ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय का काम क्या होता है। मानव संसाधन मंत्रालय का हाल ही में नाम बदल करके दूसरा नाम रखा गया है, जो उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो अब थोड़ा आसान होगा समझना कि मानव संसाधन मंत्रालय वो होगा जो शिक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस देश में या किसी भी देश में अगर आपको स्किल देनी है किसी भी व्यक्ति को, तो वो शिक्षा के माध्यम से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शिक्षा केवल किताबी हो, ज़रूरी नहीं कि केवल शिक्षा एकेडमिक हो, यानी स्कूलों के द्वारा दिया है। हो सकता है कि कुछ मैकेनिक को अलग से सिखाया जाए, किसी प्रकार की ट्रेनिंग देना भी दोस्तों शिक्षा ही होता है। हर वो चीज़ जो आप सीखते हैं वो सब शिक्षा में आती है। तो कुल मिलाकर के मानव संसाधन मंत्रालय क्या करेगा, लोगों में कौशल बढ़ाने को प्रयास करेगा, ताकि लोग जो है राष्ट्र के लिए एक अच्छे संसाधन के रूप में उभर कर सामने आए। क्योंकि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी जो आ रही है वो आ रही है हमारी जनसंख्या। और हमारी जनसंख्या में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिना कौशल वाली जनसंख्या है, क्योंकि जब तक जनसंख्या के अंदर कौशल नहीं होगा हम इस देश के लिए योगदान नहीं दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश के लिए कुछ योगदान करना चाह रहे हैं तो अपने कौशल को करिए मजबूत और रहिए देश के साथ, ताकि आप देश के लिए कुछ कर पाए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। बिना कौशल के एक व्यक्ति ऐसा उस तरीके का हो जाता है जैसे कि एक गाड़ी बिना पेट्रोल के। एक किसी गाड़ी को बिना पेट्रोल के चलाया जा सकता है क्या? वो दिखने में भले ही कार हो सकती है, लेकिन अगर उसमें ईंधन नहीं है तो वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। वैसे ही इंसान में अगर कौशल नहीं है तो वो भी कुछ मानव संसाधन नहीं बन पाएगा। वो मानव तो रहेगा, लेकिन संसाधन बनने के लिए उसे कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। इसी वजह से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। उसका मेन उद्देश्य वही है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन कब महत्वपूर्ण होंगे? प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण कब हो जाते हैं? कोई भी प्राकृतिक संसाधन, मान लो पेड़ पौधे मान लो, या कोई भी वनस्पति मान लो, या कोई भी फल फूल सब्जी जो भी आप खाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। या खनन खनिज की बात कर लो, प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण कब हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ कि मान लो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकलता है, बहुत दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि दुनिया में एक भी कारें नहीं बनी है, दुनिया में कोई ऑटोमोबाइल बना ही नहीं था, तो उस समय क्या पेट्रोल की मांग रहेगी? क्या उस समय पेट्रोल की आपको ज़रूरत लगेगी? क्या आपके लिए पेट्रोल महत्वपूर्ण होगा अगर कारें ही नहीं, सब कुछ नहीं है? तो आप बोलोगे सर पेट्रोल महत्वपूर्ण कैसे होगा, जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल काहे में डालेंगे? तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक संसाधन कब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब उसे मानव के लिए उपयोगी समझा जाता है। जब हमारे लिए उपयोग में आते हैं, वैसे ही क्या हो जाते हैं वो सारे, जब यह लोगों के लिए उपयोगी हो जाते हैं वैसे ही क्या हो जाते हैं, वैसे ही उन प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग बोलते थे कि ये महत्वपूर्ण संसाधन हो गए हैं। उसकी मांग और बढ़ती तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कभी कभार क्या होता है कि कोई संसाधन समय के साथ अभी तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है उसका महत्व बन जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी महत्व हो सकता है? आज से 3 साल पुरानी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के लोगों के मन में था कि क्या है, कुछ भी है, कुछ मतलब नहीं है ये भी। उस समय तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों को आवश्यकता समझ में आई, उसका महत्व समझ में आया, तो वैसे वैसे अब उसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने उसको प्राथमिकता देना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी है और उसमें जो है आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब है कि मैग्नेट ब्रेन जो आपको 100% फ्री जो मुफ्त चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए कारगर भी है और उपयोगी भी है। तो एक संसाधन की तरह है। तो हमारी जो शिक्षा है वो आपके लिए एक संसाधन हो सकती है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप ही मानव संसाधन का विकास करते हैं। मतलब मानव संसाधन के रूप में कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति विकसित हो सकता है? वह व्यक्ति जो शिक्षित हो, वह व्यक्ति जो स्वस्थ हो, स्वस्थ, शिक्षित और जिसके अंदर अभिप्रेरणा हो। इसका मतलब जिसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, आगे बढ़ने की ललक हो, कुछ सीखने की ललक हो, वही लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपने आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से मानव संसाधन विकास करते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कार खरीदनी है, अभी आपके पास में साइकिल है या आपके पास में 2 व्हीलर है
यानी मोटरसाइकिल है, और अगर आपको कार खरीदना है तो आप शिक्षित हैं और आपको कार खरीदना है तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से आप ज़्यादा काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल है और इस स्किल को बढ़ावा देकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता की पूर्ति करना है। लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति के चलते आपके अंदर जो बदलाव हुआ वही मानव विकास है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के चलते उसको पता भी नहीं चलता है कि वो उसने कितनी तरक्की कर ली है। तो ये आवश्यकता है जो है आविष्कार की जननी होती है। ये आवश्यकता ही आपके अंदर कौशल को बढ़ावा देती है। आपके अंदर जो कौशल का विकास हो रहा है ये आवश्यकता की वजह से हो रहा है। अगर हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सोचो एक बार इमेजिन करके देखो कि हम भी पेड़ पौधों की तरह अगर फोटोसिंथेसिस करते। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, खुद का भोजन बनाना प्रकाश से। अगर फर्ज करो कि हम भी पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते और हमें भी सीधा खाना मिल जाता, तो कौन ये दुनिया में सारी चीज़ें बनाता? कौन ये खाने के लिए इतना मेहनत करता? कौन ये आवश्यकता की पूर्ति करने के प्रयास करता? तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आवश्यकता है तो कौशल का विकास हो सकता है, आवश्यकता है तो ये सारी चीज़ें बन सकती है, आवश्यकता है तभी कोई देश तरक्की कर सकता है, और आवश्यकता है तभी मानव में बदलाव हो सकता है, और मानव में आवश्यकता की वजह से किया गया जो बदलाव है वही कहलाता है दोस्तों मानव संसाधन। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ही मानव संसाधन है, ये कहने का मतलब है। आगे की बात करते हैं, मानव संसाधन का वितरण। मानव जब एक संसाधन है, इसका मतलब संसाधनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि संसाधन जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब संसाधन जरूरी नहीं कि एक ही सब जगह बराबर मात्रा में वितरित होते हों। क्यों? क्योंकि कुछ कारक होते होंगे जिसकी वजह से उनका जो संख्या है, जो मात्रा है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन में भी ये चीज़ लागू होती है। मानव संसाधन भी पूरी दुनिया में अलग अलग रूप से वितरित हैं। यह आपने देखा ही होगा कि भारत और चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में जनसंख्या बहुत ही कम बड़ी है और बहुत कम जनसंख्या है। इसका मतलब साफ है कि मानवों के लिए सबसे अच्छा जो क्लाइमेट, जलवायु जो भी होना चाहिए वो भारत और चाइना के आसपास ही होगा। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या बड़ी होगी, चाहे जो भी कारण हो दोस्तों। लेकिन कहा यह जा सकता है कि जनसंख्या केवल एक जगह पर सीमित नहीं होती है, जनसंख्या अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में भी पाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो आप जो उत्तर दोगे वो कुछ बोलेंगे 125 करोड़, कोई 130, कोई 140 करोड़। जो किसी के मन में जो भी आ रहा है वो डेटा आप दे सकते हो। ऐसा आप क्यों बोलोगे? क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है और इस 10 साल में जनगणना हुई नहीं है। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, फिलहाल उस जनगणना को टाल दिया गया था, किस कारणवश, चाहे कोरोना को लेकर के या तो दूसरा कोई कारण भी रहा हो। लेकिन हम लोग जो डेटा लेते हैं वो हमेशा जनगणना के आधार पर लेते हैं। इसलिए अभी भी 2011 की अगर जनगणना की बात करूँ तो उसके हिसाब से भारत में जो जनसंख्या वो कितनी है, वो 121 करोड़ है दोस्तों। भारत में जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। लेकिन अफ्रीका, आपको पता है अफ्रीका एक महाद्वीप है। भारत तो एक देश है, लेकिन अफ्रीका क्या है? अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? 51 देश है। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसके अंदर टोटल देशों की संख्या 51 है। मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि इन 51 नहीं और 54 है, 54 देश है और ज़्यादा है, 54 देशों की जनसंख्या भी 121 करोड़ है। अगर मैं कहूँ कि भारत अकेला देश 54 देशों की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या रखता है, तो आप को अचंभा होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि भारत अकेले में इतना जनसंख्या घनत्व है, बाकी 54 देशों में इतना कम है। तो कहा जा सकता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन वितरित हो सकते हैं, यानी मानवों की संख्या विश्व में असमान रूप से वितरित है। कारण क्या है? कारण है शैक्षणिक स्तर, कारण है आयु, कारण है लिंग में मानव एक दूसरे में भिन्न होते हैं। मतलब शैक्षणिक स्तर मतलब कि अगर बहुत कम शिक्षित लोग हैं, देखिए यूरोपियन देश, अमेरिकन देश, ये जितने भी हैं सब शिक्षित वर्ग में आते हैं। ये बहुत पहले ही एजुकेटेड हो चुके हैं। एजुकेटेड व्यक्ति उन्होंने सोचा है कि जनसंख्या वृद्धि करना सही नहीं होगा, ये आगे जाकर के नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से उन एरिया में जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ी नहीं है, उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो देश अल्प विकसित या अविकसित रह गए थे या विकासशील देश रह गए थे, वहाँ पर ये बात बहुत देर से समझ में आई। जैसे भारत को ये बात बहुत देर से समझ में आई कि हमको अब जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसे में ये शैक्षणिक स्तर की वजह से ऐसा हो गया।
एक जो तीसरा एक कॉन्सेप्ट था आयु, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से जो हमारे देश या गरीब देशों में क्या था कि वहाँ पर ज़्यादा आयु को इंसान प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे में समस्या हो रही थी कि बहुत सारे बालक जो हो रहे थे वो 5 साल की उम्र में ही मर जा रहे थे। ऐसे में लोग अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी के लिए करना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, ताकि उनको लगता था कि चलो कुछ बालक तो बचेंगे ताकि हमारी संतान जो है वो हमारी जो वंश है वो तो आगे बढ़े। उसी को लेकर के सारा चीज़ हुआ था। दूसरा एक लिंग की वजह से भी हमारे देश में मानव संसाधन विकास हुआ है, मानव संसाधन ज़्यादा बड़े हैं। जैसे हमारे देश में आपने सुना होगा कि अक्सर बेटे की चाह होती है, बेटियों की बजाय बेटे सबको चाहिए होते हैं, और यही पुत्र प्राप्ति की वजह से ही, पुत्र प्राप्ति के लालच की वजह से ही हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। बेटा और बेटियों में जब तक ये अंतर चलता रहेगा तब तक देश में जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रहेगी। जिस दिन लोगों ने समझ लिया कि बेटा और बेटी समान है, उस दिन देश में जनसंख्या जो है एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगी। और ये समय आ गया है उस चीज़ को समझने का। अगर लोग अब भी जागरूक नहीं होंगे तो हमें इसके खराब से खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। और जब ये सारे लक्षण बदलते रहते हैं तब जनसंख्या का वितरण बदलता रहता है। अगर आपका देश अच्छा शिक्षित हो गया, आज हमारा देश काफ़ी अच्छा शिक्षित देश है और दुनिया के टॉप देशों में शुमार है, तो हम लोग धीरे धीरे जनसंख्या ग्रोथ रेट जो हमारी है वो कम हो रही है, वृद्धि दर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों ने सोचा कि भारत के लोग जो बेरोजगार हैं उनको हम लोग इस तरह का स्किल दें कि वो आगे बढ़ करके अपना रोजगार खुद हासिल कर लें। दोस्तों रोजगार के बारे में, रोजगार आप समझते हो क्या होता है? रोजगार का मतलब होता है किसी प्रकार का काम करना और उस काम के एवज में आपको कुछ पैसा मिल जाए जिससे कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। रोजगार का मतलब होता है किसी न किसी प्रकार का काम करना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको वो काम करना आता नहीं तो आपको हम काम कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर में रहते हो, आपको बोलूँ कि खेती करने चल जाओ, कि आपको गांव में जाकर खेती करना है, आप बोलोगे सर मैं खेती कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो खेती करना आता ही नहीं है। आपके अंदर खेती करने की स्किल ही नहीं है, कौशल ही नहीं है, तो कैसे करोगे? कुल मिलाकर के ये बात है कि रोजगार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास क्या होगा, कौशल होगा, स्किल होगा। इसी सोच को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में एक स्किल इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसका मतलब ये है कि 2015 में शुरुआत की थी और इनका जो टारगेट था 2016 से लेकर 2020 तक इन 4 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना है। कैसा प्रशिक्षण देना है? ताकि वो रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसा कौशल हासिल कर लें, रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी एबिलिटी, ऐसा दक्षता हासिल कर ले कि वो रोजगार खुद ले सके, उसको रोजगार के लिए किसी की ओर देखना ना पड़े। दोस्तों 2 चीज़ें कही जाती है रोजगार के बारे में, एक होता है रोजगार मांगना और एक होता है रोजगार हासिल करना। रोजगार वो लोग मांगते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग देखिए, भले ही आपको इस चीज़ को लेकर बुरा लगे, लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग करते हैं ज़्यादातर जिनके पास ग्रेजुएशन के बाद खुद जॉब हासिल करने की इतनी अच्छी एबिलिटी या कौशल नहीं होता। ये सच्चाई है दोस्तों। और जिनके पास एबिलिटी या कौशल होता है वो खुद जॉब हासिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यही सपना था कि मेरे देश को लोग जॉब के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए, साथ ही साथ उनको इतनी अच्छी स्किल दी जाए कि वो खुद ही जॉब हासिल कर ले। और ऐसे में हालांकि ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से तो काम नहीं कर पाए, इसके अच्छे रिजल्ट तो अभी तक नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसे प्रोग्राम लगातार आते रहे तो देश में हो सकता है कि मानव संसाधन विकसित हो सकता है। और जैसे ही मानव संसाधन विकसित होगा, हमारे देश की जो 2 प्रमुख समस्याएं हैं, आपको पता है देश की 2 प्रमुख समस्याएं क्या है? एक है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी। ये गरीबी और बेरोजगारी ही आज़ादी के साथ हमारे साथ लगातार चली आ रही है। पता नहीं क्यों इसको आज तक हम समाप्त नहीं कर पाए। इसका एक ही तरीका है, वो है कौशल। रोजगार ही उसका एक तरीका है। जब मानव खुद अपना कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर ले तो ऐसा कुछ हो जाएगा। जनसंख्या के वितरण की बात करें कि भूपृष्ठ पर फैले जनसंख्या को, भूपृष्ठ पर जो है लोग फैले हुए हैं और जिसे जनसंख्या का वितरण करते हैं। कुल मिला के है कि भूपृष्ठ पर लोगों का जो फैलाव है उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब फैलाव का मतलब क्या हुआ? फैलाव का मतलब है कि किस देश में कितने हैं। तो जनसंख्या वितरण का मतलब है कहीं ज़्यादा कहीं कम, जो कि असमान है। ये मैं बात कर चुका हूँ आपसे। विश्व के 90% से अधिक लोग 30% भाग पर निवास करते हैं। 90% से अधिक लोग 30% भाग पर निवास करते हैं। ऐसा क्यों? बाकी 70% जगह पर क्या हो गया? ऐसा क्या समस्या है कि वहाँ निवास नहीं कर सकते? तो वहाँ पर समस्या है दोस्तों, जैसे मरुस्थल, वो समस्या है। मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग नहीं रह सकते, इस वजह से वहाँ लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में रहते हैं। पर्वतीय इलाकों में लोग बहुत कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे आसानी से खेती भी नहीं कर सकते, मरुस्थल में भी नहीं कर सकते। वहीं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक और
कनाडा, रशिया जैसे क्षेत्र जो बहुत ठंडे क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पर भी खेती करना आसान नहीं है। और लोग जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, जहाँ पर मैदानी भाग सपाट भूमि होती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। प्राथमिकता हम लोग वहाँ को ज़्यादा देते हैं। और वहाँ का जलवायु बहुत अत्यंत ठंडा है, वहाँ हम रह नहीं सकते। जहाँ जलवायु अत्यंत गर्म है वहाँ रह नहीं सकते। यही कारण है कि कुछ जगह ऐसी हैं 70% जगह जहाँ पर हम इंसान रह नहीं सकते। बची हमारे पास 30% जगह है जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं और 90% लोग वहीं पर निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यंत असमान है। अत्यंत असमान इसका मतलब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा घने देश है, जैसे बांग्लादेश, जापान, भारत, पाकिस्तान, यहाँ पर बहुत घनत्व ज़्यादा है। और कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही विरल हैं, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही विरल हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे देश ऐसे बहुत कम जनसंख्या वाले, जैसे स्विट्ज़रलैंड एक है जो जिसकी टोटल जनसंख्या ही 20 लाख है। एक वेटिकन सिटी है जिसकी टोटल जनसंख्या ही 1000 है। ऐसे बहुत छोटे छोटे देश भी दुनिया में हैं जिनकी जनसंख्या लाखों भी टच नहीं कर पाती है। आप सोचेंगे लाखों तो हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों की होती हैं, और बड़े शहर की तो करोड़ों में पहुंच जाती है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जो है ये करोड़ों में बात करते हैं। यहाँ की जनसंख्या करोड़ों में तो नॉर्मल ही मानी जाती है कि इतने करोड़ ठीक है, नॉर्मल है। 100 करोड़ के ऊपर बात करोगे तो थोड़ा हम सोचेंगे कि हाँ जनसंख्या ज़्यादा है। 100 करोड़ तक तो हमको बहुत कम लगता है, क्योंकि हमें जनसंख्या की आदत सी पड़ गई है। ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का अत्यंत असमान वितरण क्यों है? क्योंकि कुछ जगह बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ जगह बहुत ही विरल बसे हुए हैं। यहाँ तक तो आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या के वितरण के घने होने और विरल होने का मतलब क्या है, क्या कारण है कि या कहाँ कहाँ पर है। कारण तो समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं कि दुनिया के किस कोने में या किन देशों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। आप इस बात को तो मानते हो ना कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी? भारत में मिलेगी, पाकिस्तान में भारत में मिलेगी और चाइना में मिलेगी। उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इसके अलावा जनसंख्या का जो घनत्व है उसकी बात करें, घनी जनसंख्या, वो आपको जापान में भी मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि चाइना, भारत, जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये एशिया के देश है सारे के सारे। थोड़ा गौर करके आप समझोगे कि चीन भी एशिया में आता है, भारत भी एशिया में आता है, जापान भी एशिया में आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एशिया में आता है। तो एशिया में इनकी स्थिति देखो, इनकी डायरेक्शन देखो। आपके पास अगर एटलस है तो आप आराम से देख पाओगे कि इनकी दिशा कौन सी है। तो आप देख पाओगे कि कुछ देश जो है वो दक्षिण पूर्व में है, कुछ देश जो है पूरा दक्षिण पूर्वी एरिया में है। जैसे दक्षिण में एक तो हम लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिण में। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से आएंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया में हो सकता है आपका चाइना है, हो सकता है आपका जापान है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। जैसे सिंगापुर में भी काफ़ी जनसंख्या घनत्व है, छोटा सा है लेकिन जनता ज़्यादा है वहाँ पर। उसके अलावा यूरोप में भी काफ़ी जनसंख्या घनत्व मिलेगी आपको। यूरोप के कुछ देश ऐसे जहाँ पर जनसंख्या घनी बसी हुई, जैसे इंग्लैंड में काफ़ी जनसंख्या है, फ्रांस में, जर्मनी में, इन देशों में जनसंख्या काफ़ी घनी बसी हुई है। सारे यूरोप में नहीं, कुछ यूरोप में। इसके अलावा उत्तर पूर्वी और उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी और उत्तरी अमेरिका जो है, यानी यूएसए का जो उत्तर पूर्वी एरिया है, जहाँ पर दोस्तों न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और बड़े बड़े शहर पड़ते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है। यूएसए की जनसंख्या भले ही 31-32 करोड़ होगी, लेकिन फिर भी उसकी ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो उत्तर पूर्वी भागों में ही विकसित है, वहीं पर स्थापित है, वहीं पर रहती है। क्योंकि पश्चिमी भाग में ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाका है, और आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय इलाके में लोग बहुत कम रहते हैं। ये तो आपके हो गए घने वाले क्षेत्र। इसमें आपको भले यूरोप ना याद रहे, भले अमेरिका ना याद रहे, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और जापान तो याद रहेगा दोस्तों। तो वो लिख सकते हैं आप या तो दिशा लिख सकते हैं या सीधा देश भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी जो बात करता है वो दिशा की तरह बात करता है, इसलिए आप दिशा लिख सकते हैं उसमें। विरल बसे क्षेत्र की बात करें तो विरल क्षेत्र कहाँ पर होंगे? मैंने सारी बात तो बता दी। जहाँ पर कम जनसंख्या होगी, कहाँ पर होगी? जहाँ पर ठंड ज़्यादा गिरती है वहाँ पर हम नहीं रह सकते। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा गिरती है वहाँ पर हम नहीं रह सकते। ठंड ज़्यादा कहाँ पर गिरती है? ठंड ज़्यादा गिरती है दोस्तों उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। जैसे आपका एक ग्लोब है ना, ये ग्लोब है आपका, और ग्लोब में ये 0 डिग्री जो है ये तो गर्म वाला एरिया होता है, क्योंकि सूरज इसके सामने होता है ना, सूरज इसके सामने होता है दोस्तों। ये गर्म वाला एरिया है 0 डिग्री के सामने वाला, क्योंकि सूरज जो है इसके सामने होता है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये वाला एरिया जो सूरज से बहुत दूर है, टेढ़ी किरणें पड़ती है सूरज की, तो ये जो 90 डिग्री वाला है ये एरिया कहलाएगा उच्च अक्षांश। क्या कहलाएगा? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। शायद 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र एक बार, और इसको मैं साफ शब्दों में लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको इसमें कुछ समस्याएं हो।
उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इसको लिखेंगे हम लोग उच्च अक्षांश। तो ये उच्च अक्षांश क्या होते हैं? जो क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास यानी 0 डिग्री से बहुत ऊपर है, उच्च अक्षांश पर है, यहाँ पर सबसे कम तापमान होता है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, ऐसे में इंसानों का रहना यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो कम बनती हैं। यहाँ पर बहुत विरल लोग रहते हैं, जैसे रशिया के उत्तरी भाग में, कनाडा के उत्तरी भाग में, और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक एरिया, इस क्षेत्रों में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। और यही कारण है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो है वहाँ पर विरल जनसंख्या, ये बात तो समझ में आ गई। उसके अलावा 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बहुत गर्मी होती है, और इसी गर्मी के कारण इन एरियो में, बहुत सारे एरियो में आपको दिखाई देंगे मरुस्थल। जैसे भारत में एक मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पता है आपको कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। ऐसे गरम गरम मरुस्थल पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, 10, 12, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। तो जितने भी मरुस्थलीय एरिया है, क्या इसमें इंसानों का रहना पॉसिबल है? यहाँ पर न तो वनस्पति होती, न छाँव होती, न पानी होता है, न खेती करने के लिए कुछ ज़मीन होती है। ऐसे में क्या इंसान जीवित रह पाएगा? मुश्किल है, इंसान का जीवित रहना यहाँ पर मुश्किल है। इसी वजह से कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अब उष्णकटिबंधीय क्यों बोला? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 0 से 30 डिग्री के बीच की। तो 0 से 30 डिग्री के बीच में क्या है? 0 से 30 डिग्री के बीच में पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जीवित रहना आसान नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका उच्च पर्वतीय और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में। एक तो हम लोग पर्वतों पे भी नहीं रह सकते, क्योंकि पर्वत के जो ढाल है वो बहुत तीव्र होते हैं। ऐसे में अगर मैं ऐसा पर्वत बना दूं तो आपको बोलूं कि आपको इस पर्वत पे यहाँ पर आपका घर बनाना है, तो क्या आप घर बना पाओगे? पॉसिबल नहीं कि आप घर बना पाओ। क्यों? क्योंकि इस ऐसे इलाकों में घर बनाना या मुश्किल है, और रहना और खेती करना तो और भी मुश्किल है। तो कैसे रहोगे? या तो खाली टूरिज्म के भरोसे रह सकते हैं कि यहाँ पर भाई यहाँ पर बहुत अच्छा वादियाँ हैं, यहाँ पर कोई मंदिर बना दिया, जिससे लोग जो है यहाँ पर घूमने फिरने आ रहे हैं, उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग उससे ज़्यादातर लोगों का काम नहीं चल सकता। घनी आबादी तो मुश्किल है। इसलिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और ये जो, हालांकि हमारे देश में आबादी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी चले जाओगे आपको हल्की हल्की घनी तो लगेगी, लेकिन फिर भी कुछ राज्य जैसे जहाँ पर आबादी बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, पूरा इलाका आपको पर्वतीय लगेगा। वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है दोस्तों। तो पर्वतीय इलाकों में रहना मुश्किल है। उसके अलावा जंगली इलाकों में, जंगल वाले इलाकों में, राष्ट्रीय उद्यान हो या घने घने जंगल हो, वहाँ पर रहना मुश्किल है। जैसे अंडमान निकोबार में बहुत गहरे घने जंगल है, हालांकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं केवल जनजाति वाले लोग रहते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अंडमान निकोबार में आज भी ऐसी जनजातियाँ हैं जो आदिम जनजातियों के नाम से जानी जाती है, जो आज भी हमारी तरह नहीं रहते हैं। आज भी वो पुराने जो जनजाति वाले लोग रहते थे उन्हीं की तरह रहते हैं। जैसे कि वो हम लोग जो जिन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से वो रहते नहीं है। वो खाना बदोश जीवन इस्तेमाल करते, घर भी नहीं बनाते, और वैसे ही वो कबीले टाइप में रहते हैं। और उसमें भी एक आइलैंड है जो बड़ा फेमस था, जिसमें कुछ साल पहले एक आदमी को मार भी दिया था। वो लोग इंसानों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और इंसान अगर वहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि उनको मार भी दे, क्योंकि जनजातियाँ उनको इनके बारे में पता नहीं, भाषा भी नहीं जानते। उस आइलैंड का नाम है सेंटिलीज आइलैंड, जो कि भारत के अंडमान निकोबार में ही है। और सेंटिलीज नाम की जनजाति जो है उसके बारे में भी वो कुछ सालों में बहुत चर्चा में आ गई थी, क्योंकि एक कोई साइंटिस्ट या कोई व्यक्ति था जो विदेश से आया था, और वो घूमने फिरने के लिए अंडमान निकोबार चला गया था, और जनजातियों के लोगों ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि आपको बोला गया कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ जा नहीं सकते आप। तो जंगलों में भी जो है, वनों में भी, घने वनों क्षेत्र में भी लोग कम ही रहते हैं। जैसे अमेजोन के जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे अफ्रीका में घने जंगल, जहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है, वहाँ पर जंगल भी कैसे होंगे दोस्तों? घने जंगल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने समझ ली बात पूरी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या। 1 इकाई क्षेत्रफल पर, 1 इकाई क्षेत्रफल, 1 इकाई कुछ भी हो सकता है। इकाई का मतलब समझते हो ना? इकाई का मतलब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये 1 किलोमीटर का स्क्वायर प्रति इकाई क्षेत्रफल है। ये इसकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त खींच दिया। इस वृत्त में कितने लोग रहते हैं, इन लोगों की संख्या को गिन लो, वही क्या कहलाएंगे? आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाएंगे। तो दुनिया में अगर पूरी दुनिया का ओवरऑल जनसंख्या का हम लोग घनत्व समझें,
पूरी दुनिया की ऐसी जनसंख्या को हम लोग घनत्व को देखें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल 51 लोग देश में आते हैं, क्योंकि इसे काय में नापते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। प्रति वर्ग किलोमीटर में इसे व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब एक वर्ग का मतलब होता है ना, एक स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर जो होता है उस तरह का। मैंने तो यहाँ पर सर्कल बनाया, लेकिन एक स्क्वायर मान लो, एक किलोमीटर का स्क्वायर मान लो, ये ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितने लोग आते हैं, तो ऐसा कुछ। तो अगर मैं विश्व की जनसंख्या की बात करूं तो विश्व की जनसंख्या का जो औसत है दोस्तों, औसत घनत्व वो कितना है, वो है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं, 51 लोग रहते हैं। ये दुनिया का जो टोटल जनसंख्या घनत्व है ये तो काफ़ी कम है। आप भारत का जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व, औसत घनत्व जो है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी उस एरिया में, जिस एरिया में, इतने एरिया में जहां दुनिया में 51 लोग रहते हैं, उतने ही एरिया में भारत का जो औसत है वो कितना है, वो 382 है दोस्तों। ये तो बहुत, 382 तो ये एवरेज है। बहुत सारे राज्यों ने तो इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं, जैसे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। उसके अलावा आपका जो दिल्ली है ये तो और 11,000 पे पहुंच चुका है। दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 11,000 लोग रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भारत का ही एवरेज 382 है, तो दिल्ली का 11,000 है। इतने 11,000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं और दुनिया में केवल 51 है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि भारत में जनसंख्या कितनी है। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पर, दक्षिण मध्य एशिया में। ये दक्षिण मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, ऐसे ही देश यहाँ पर आते हैं। और इन्हीं देशों में दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि कम क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इसीलिए जनसंख्या घनत्व को कैसे मापा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है इस स्लाइड्स में, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। दूसरा, जैसे हम लोग व्यक्त किस तरह से करते हैं, जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, जिसे हमने समझ लिया। पूरे विश्व में 51 लोग हैं, जबकि भारत में 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। दुनिया में अलग अलग देशों में कम या ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, दुनिया में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है, आइए इसको समझते हैं। इसके प्रमुख कारकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके प्रमुख कारक जो है आपके सामने लिखे हुए, ये 4 कारक सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे मेन जो कारक है ना दोस्तों, वो भौगोलिक कारक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस भौगोलिक कारक के अंतर्गत बहुत सारे कारक आ सकते हैं, इसी वजह से हमने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो सबसे पहला वाला जो कारक है दोस्तों, वो है आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब क्या होता है, भूगोल का मतलब क्या होता है। जब आप पढ़ते हैं ना कि भूगोल का मतलब पृथ्वी पर उपस्थित सभी स्थलाकृतियाँ, पृथ्वी पर उपस्थित नदी, नाले, पहाड़, जलवायु वगैरह सब कुछ आ जाता है उसमें, ये सारी चीज़ें भूगोल कहलाती हैं। इसलिए भौगोलिक कारक का मतलब होता है वो सारे कारक, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, नाले और घाटियाँ, मैदान, सब कुछ इसमें ले लो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भौगोलिक कारक है। हो सकता है मैं इसमें कृषि भी आपको बता दूँ, हो सकता है इसमें नदियों का जल भी मैं बता दूँ। तो सारी चीज़ें वो जिसको लेकर के इंसान आकर्षित होता है कि भाई यहीं पर मैं रहूँगा। इसके अलावा आर्थिक कारक जो दूसरे महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक कारक कैसे महत्वपूर्ण कारक है, फर्ज करो कि आप किसी गांव में रह रहे हो और आपके गांव में कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, आपने MBBS किया हुआ है। MBBS तो चलो बहुत अच्छी वाली पढ़ाई होगी, मान लो आपने ग्रेजुएशन ही किया हुआ है, चाहे आपने BA या BCom BSc जो भी आपने किया हो, अच्छी एक ग्रेजुएशन आपने कर ली है, और उस गांव में किसी प्रकार की कोई जॉब भी नहीं है और नहीं गांव में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है, फैसिलिटीज़ हैं। तो आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे, आप सोचोगे कि जहाँ मुझे नौकरी मिलेगी वे वहाँ जाऊँगा। तो आप गाँव छोड़कर शहरों की ओर भागना शुरू करोगे। गाँव छोड़कर शहरों की ओर भागने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको वहाँ से होने वाला है आर्थिक लाभ। वो आर्थिक लाभ रोजगार है और वही रोजगार है आर्थिक कारक। इसका मतलब जिस जगह पर रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे और अच्छे होंगे, वहाँ पर लोग आकर्षित होते ही हैं। क्या कारण है कि भारत से या दुनिया के बहुत सारे देशों से ज़्यादातर लोग अमेरिका जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पैसे बहुत मिलते हैं, वहाँ पर आर्थिक रोजगार जो है, आर्थिक रूप से जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है आकर्षित होते हैं। यूरोपियन कंट्री में क्यों जाते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं। दुबई में क्यों जाते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं। कुल मिलाकर के जो पैसा है वही क्या है, आर्थिक कारक है। नेक्स्ट दोस्तों सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी हम लोग समझेंगे। सांस्कृतिक कारक एक्चुअली क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है।
ज़्यादातर लोग मंदिरों के आसपास बसना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग अब जो है अपने धर्म से इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि वो अपने धार्मिक जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पर बसने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है दोस्तों, वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, ऐसे कई सारे अलग अलग प्लेसेस हैं। इसी वजह से शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा रहा होगा। कुछ हद तक सांस्कृतिक कारक, मथुरा वगैरह, वृंदावन, सब कुछ तो दोस्तों वहीं पर ही है। सामाजिक कारक की बात करें, सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक कारक मतलब क्या होता है, सामाजिक कारक की भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक कारक का सीधे सीधा मतलब होता है दोस्तों सिक्योरिटी, सुरक्षा। हर इंसान को रहने के लिए, हर इंसान घर वही बनाता है, पहले वो माहौल देखता है आसपास के लोग कैसे हैं, पहले वो देखता है कि आपका घर रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, आपके घर से कोई व्यवस्थित रोड जा रही कि नहीं जा रही, आपका घर किसी चीज़ से दूर तो नहीं पड़ रहा है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो उसके आसपास है कि नहीं है। तो कहीं कुल मिलाकर के हम लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ का माहौल हमें अच्छा लगता है, और वही जो सौहार्दपूर्ण या सुखद माहौल है उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक कारक दोस्तों। इसी वजह से ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके आगे की वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ना कि भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत भी टोटल 5 कारक आते हैं। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या को, वितरण को जो प्रभावित करता है वो यही तो कारक है, भौगोलिक कारक। पहला क्या है इसमें, स्थलाकृति, दूसरा क्या है जलवायु, तीसरा क्या है मृदा, चौथा क्या है जल, और पांचवा है आपका खनिज। तो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, ये 5 चीज़ें हैं। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, ये सारे के सारे संसाधन जो हैं, ये सारे के सारे जो फैक्टर, कारक, संसाधन, क्षमा करें संसाधन, ये सारे के सारे जो कारक है ये भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए इन भौगोलिक कारक को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई स्थलाकृति किस तरह से लोगों की जनसंख्या को प्रभावित करती है, जलवायु किस तरीके से जनसंख्या को प्रभावित करती है, मृदा, जल और खनिज संपदा भी क्या जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्यों है इसकी बात भी हम लोग अब करने वाले एक एक करके। तो पहला हमारा था स्थलाकृति। स्थलाकृति की बात करूँ तो देखिए आपके सामने ये एक फोटो दिखाई दे रहा है। इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एरिया जो है ये एक थोड़ा मैदानी भाग है, और यहाँ पर जो है ये बहुत प्राचीन वाला, पुरानी सभ्यता का ही है। पुराने लोगों को पता था कि मैदानी भागों में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, पहाड़ी भागों में रहोगे तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज भी लोग मैदानी भागों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पहाड़ों, पठारों और घाटियों में रहने के बजाय लोग मैदानों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में उनको मिलती है उर्वर मिट्टी, मैदानी भागों में उनको मिल जाती है नदियाँ, इस वजह से मैदानी भागों में खेती करना आसान होता है। इसी वजह से लोग आज भी मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, ये हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो स्थलाकृति में पहला क्या है, लोग सदैव पर्वत और पठार की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती कर सकते हैं और बड़े बड़े मकान, फॉर्म बना सकते हैं, और इस सेवा के लिए भी उपयुक्त है। आपको जितनी फैसिलिटीज़ करना है, जो भी काम करना है, सब कुछ कर सकते हैं। इंडस्ट्री बसा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किल हो जाता है, परिवहन के लिए सही भी नहीं रहता। इसी कारण से मैदानों में आबादी कैसी होती, घनी होती। जैसे गंगा और यमुना के, जो गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो भारत में, ये काफ़ी घने बसे हुए। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसी में आता है। गंगा का मैदान काफ़ी घना बसा हुआ है। वहीं भारत का हिमालय, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत और यूरोप का अल्पस पर्वत, ऐसे कई सारे पर्वत है दुनिया के जहाँ पर पर्वतीय भागों में जो जनसंख्या है वो काफ़ी विरल जनसंख्या है। तो कह सकते हैं कि गंगा के मैदान में लोग घने बसे हैं, जबकि एंडीज और अल्पस और हिमालय जैसे पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या विरल बसी हुई है। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट था कि कैसे स्थलाकृति लोगों जनसंख्या को प्रभावित करती है। दूसरा भौगोलिक कारक है दोस्तों जलवायु। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि अगर आपको ठंडे क्षेत्र में रहना है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो अचानक से आपको ठंडे क्षेत्र में भेजेंगे तो आप परेशान हो सकते हो। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि अचानक से जब मौसम बदलता है, जब बरसात के बाद अचानक से ठंडी आती है, गर्मी के बाद अचानक से बरसात का मौसम आता है, तो अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग कितने सेंसिटिव हैं। हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा बदलाव होने पर भी हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई कहे कि आपको मरुस्थल में रहना है तो क्या आप रह पाएंगे?
ऐसे में अगर कोई आपको कहे कि आपको पर्वतीय इलाकों में वहाँ रहना है जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या आप रह पाओगे? इसका मतलब ये है कि इंसान उस जलवायु में ज़्यादा रहना पसंद करता है जो तो न तो ज़्यादा गर्म हो और न ही ज़्यादा ठंडी हो। यानी मरुस्थल में इंसान ज़्यादातर रहना पसंद नहीं करते और न ही शीत वाले एरिया यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी हिमालय वाले क्षेत्रों में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ पर भी इंसान रहना पसंद नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र इंसानों के रहने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यानी 0 से 30 डिग्री के बीच में जहाँ हम आते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। लोग अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी जलवायु क्षेत्रों में रहने से बचते हैं, नहीं रहते, कम से कम लोग रहते हैं। मजबूरी में रह रहे वो अलग बात है, लेकिन रहते नहीं हैं। सहारा, रूस, कनाडा, अंटार्कटिका। अब देखो इसमें अंतर क्या है। उदाहरण मैंने दिया सहारा। सहारा कैसा क्षेत्र है? सहारा एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। मैं रूस की बात करता हूँ कि रूस कैसा क्षेत्र है। आप बोलोगे रूस का जो उत्तरी भाग है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा साइबेरिया का मैदान बर्फ से ढका हुआ है, रह ही नहीं सकता इंसान, बहुत कम लोग रहते हो। डेफिनेटली उसका सही आंसर वही है। दूसरा नेक्स्ट है कनाडा या अंटार्कटिका। ये भी ठंडे वाले क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भी इंसान ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकता। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जलवायु अगर ठंडी है तो रहना मुश्किल है, जलवायु अगर गर्म है बहुत ज़्यादा तो रहना मुश्किल है, और जलवायु अगर सम जलवायु यानी नॉर्मल जलवायु है, सामान्य जलवायु है, तो वहाँ इंसानों के रहने की सबसे अच्छी उपयुक्त परिस्थितियाँ होती हैं। इसी वजह से उन स्थानों पर जहाँ पर सामान्य जलवायु है वहाँ पर लोग आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, और वहाँ पर वो लोग जलवायु की वजह से ही ज़्यादा बसे होते हैं, क्योंकि ना तो उनको कोई ज़्यादा बीमारियाँ होती, मतलब कुल मिलाकर के वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। मरुस्थल में आप खेती नहीं कर सकते, पर्वतीय इलाकों यानी ठंडे क्षेत्रों में आप खेती भी नहीं कर सकते। तो खेती करना है, अगर आपको व्यवस्थित खेती करना है 12 महीने में अगर 3 बार खेती करना है तो आप भारत को चुनिए। भारत में लोग किसान जो है 3-3 बार खेती करते हैं। जिसके पास पानी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हो गया नोट। अत्यधिक गर्म जलवायु तथा ठंडी जलवायु की बजाय सामान्य जलवायु में अधिक लोग बसे होते हैं, ये घने बसे होते हैं। ये तो मैंने अभी बात कर ली आपसे। तो दूसरा जो कारक है दोस्तों जलवायु, मुझे लगता है कि आपको ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते आगे हमारे नए अगले कारक की ओर। हमारा जो अगला कारक है दोस्तों वो है मृदा। मृदा किस प्रकार से, मृदा जो भौगोलिक कारक है वो किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर इंसान को जीना है तो जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीने के लिए उसको अपना पेट तो भरना पड़ेगा ना, खाना तो खाना पड़ेगा, और खाने के लिए वो डिपेंड करता है किस पर? कृषि क्षेत्रों पर। अगर कृषि ही नहीं होगी तो इंसान जिएगा कैसे? इस वजह से जिन इलाकों में कृषि ज़्यादा होती है, जिन इलाकों में कृषि ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उर्वर मृदा होती है। अगर आपके क्षेत्र में आपको मैं बोल दूँ कि मरुस्थलीय इलाकों में जाकर खेती करो और बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, तो आप बोलोगे क्या बात होगी? तो उल्टी बात होगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओ और पैसे कमाओ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है वो तो उर्वर नहीं होती, वो तो बलुआ मिट्टी होती है। ऐसे में वहाँ खेती कैसे की जा सकती है? तो खेती दोस्तों वहीं की जा सकती है जहाँ पर उर्वर भूमि हो, और उर्वर भूमि का होना जनसंख्या को आकर्षित करता है। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग, जनसंख्या जो है वो उन क्षेत्रों में बसी हुई है जहाँ पर उनको खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो जाए। और दोस्तों यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का संबंध भी इस मिट्टी से होगा। देखिए पहली बात तो ये कि सबसे उपजाऊ मिट्टी भारत में कौन सी होगी। अगर आपने मिट्टियों के बारे में हल्का सा भी पढ़ा है तो आप बता पाओगे कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है? जलोढ़ मिट्टी बनती है नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से। जो नदियाँ जो होती है पहाड़ों से बह के आती है, बहते बहते नदियाँ पहाड़ों को तोड़ तोड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़ों को बहा कर लाती है और मैदानों में बिछा देती है। दोस्तों यही कहलाती है जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? खेती करनी पड़ेगी। उपजाऊ मिट्टी इसका मतलब खेती बहुत अच्छी हो सकती है। और दोस्तों गंगा नदी सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती है। नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी भाग लाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर के लगभग 61 उसकी सहायक नदियां हैं, 61 या उससे भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो। तो 61 जो सहायक नदियां हैं वो सब मिल करके सारा ऊपर से जो है अवसाद बहा करके उत्तर प्रदेश के मैदान में बिछा देती हैं, और उत्तर प्रदेश का मैदान में सबसे ज़्यादा इसी वजह से खेती हो जाती है, और इसी वजह से वहाँ पर घने लोग बसे हुए हैं। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा, आगे बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा चीन कि हांगहो, चीन के जियांग और मिस्र की नील नदी में उपजाऊ मैदान है। यानी मिस्र की नील नदी के आसपास चीन की हांगहो नदी और चांगजियांग नदी
हांगो नदी मेरे ख्याल से इसको येलो रिवर, पीली नदी भी कहते हैं हम लोग। विश्व का जो जब जब पढ़ना होगा, जब दूसरी क्लास में जब पढ़ेंगे आप, शायद हो सकता है आगे आपको विश्व की जलवायु के बारे में पढ़ने को मिले, या फिर हो सकता है 6ठी 7वीं क्लास में भी आपने इसके बारे में चर्चा जरूर की होगी। हांगो नदी, चांगजियांग नदी और मिस्र की नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों मिस्र की नील नदी। और इसी नील नदी के मैदान भी जो है वो बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ मैदान हो गए तो क्या होगा, जनसंख्या घनी बसी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, ये भी दिमाग में रखना है। बहुत आसान सा चीज़ था दोस्तों जो आप समझ गए हैं, क्योंकि मृदा के बिना तो खेती करना पॉसिबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अब आता है, हालांकि इससे अलावा सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन ये तो इंस्टेंट जीने के लिए ज़रूरी है ना। अगर ये आज आपको नहीं मिला, 2-3 दिन नहीं मिला, भूमि आपको महीनों तक नहीं मिलेगी तो भी चलेगा काम, चलो ठीक है काम होगा। किसी के पास भूमि नहीं भी है तो भी तो जी रहा है ना। लेकिन ये तो इतना ज़रूरी कारक है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना ज़रूरी कारक है कि अगर आप गर्मी में प्यासे घूम रहे हो और आपको बस पानी का कोई फोटो भी ऐसे पानी दिखा भी दे, पानी की आवाज़ भी आ जाए, तो अचानक से मन में एक विश्वास उठता है कि चलो अब मेरी प्यास बुझेगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान की आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है वो दोस्तों जल ही है। जल पीने के लिए भी उपयोग में लेते हैं, जल कृषि करने के लिए उपयोग में भी लेते हैं, जल हमारी सारी क्रियाओं में काम आता है। तो जल का तो बहुत महत्व है। लेकिन समस्या क्या है कि जल हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा जल हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी कुछ ही क्लास में हमने पढ़ा भी था कि दुनिया का जितना भी जल है उसका 97% जल खारा है, लवणीय जल है, जो हमारे काम का नहीं है। हमारे जो काम का जल है वो कौन सा है? वो है अलवणीय जल, मीठा जल। तो ज़्यादातर जनसंख्या दोस्तों वहीं पर बसी होगी जहाँ पर उन्हें अलवणीय जल यानी मीठे जल की प्राप्ति होगी। दोस्तों कभी क्या आपने सोचा है कि मान लो आपके यहाँ पर नल आ रहे हैं, डेली आपके यहाँ पर किसी नदी से पानी आ रहा है जिसका इस्तेमाल आप पीने और नहाने में इस्तेमाल कर रहे हो, रोज़मर्रा जीवन में कर रहे हो। कभी आपने सोचा है कि अचानक से मान लो 4-5 दिन या 1 हफ्ते के लिए पानी बंद हो जाए तो आपके साथ क्या बीतेगी, कैसे आप रह पाओगे? आप इमेजिन करके देख सकते हो। इसका मतलब अगर आपने इस एहसास को महसूस कर लिया होगा तो आप जान पाएंगे कि जल कितना महत्वपूर्ण है। तो आप ये भी जान पाएंगे कि जल की वजह से ही लोग उस जगह पर ज़्यादा बसते हैं जहाँ पर उनको पानी की व्यवस्था हो। दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ लो दोस्तों, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, चाहे वो ईरान और इराक की या मिस्र के आसपास जो भी जनसंख्या थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी बात कर लो, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर लो, या भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो। यहाँ पर नदियों का जिक्र हो रहा था बार बार कि सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसका मतलब नदी के आसपास ही जनसंख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें सबसे पहले अलवणीय जल चाहिए पीने के लिए और कृषि करने के लिए। इसी वजह से लोग उन क्षेत्रों में रहने को अधिक प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से मिलता हो और विश्व की नदी घाटियां घने बसे हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले हैं। क्यों? एक ही कारण है, जल। जल है तो जीवन है। तो ये जीवन क्यों है? क्योंकि जल है, और जहां जल है वहां जीवन ज़्यादा है। भौगोलिक कारक में हमारा अंतिम कारक है दोस्तों, वो है आपका खनिज संपदा। खनिज संपदा के अंतर्गत हम बात करते हैं कि खनिज में क्यों जनसंख्या जहाँ बसी होती है। देखिए, जहाँ तक जीने की बात आ जाए तो जल जरूरी है, जहाँ तक खाने पीने की बात आ जाए तो मृदा जरूरी है, और जहाँ तक रहने की बात आ जाए तो मैदान जरूरी है, स्थलाकृति जरूरी है। लेकिन अगर बात आए कि आपको ग्रोथ करना है, आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है, बिजनेस करना है, सब कुछ करना है, तो ज़्यादातर जनसंख्या उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगी जो जिससे आपको इनकम होती है, आय होती है, क्योंकि अब बात विकास की चल रही है। तो ऐसे में आपको इनकम कहाँ से हो सकती है? आपको ध्यान देना पड़ेगा खनिज क्षेत्रों पर। जिन एरियो में खनिज संपदा ज़्यादा होती है वहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं। जिन एरियो में खनिज संपदा ज़्यादा होती है वहाँ पर इंडस्ट्रीज, उद्योग भी ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा हो, खनिज तत्व ज़्यादा हो, वहाँ पर लोग अपने आप आकर्षित होकर रोजगार के लिए वहाँ जाना पसंद करेंगे। इसी वजह से क्या होगा कि जिन क्षेत्रों में खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं वे घने बसे होते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 2 खानें बड़ी प्रसिद्ध है, एक तो हीरे की और दूसरी सोने की। हीरे की खान का नाम है किम्बरले की खान, जबकि सोने की खान का नाम है ट्रांसवाल की खान। ट्रांसवाल और किम्बरले की खानों के कारण ही दक्षिण अफ्रीका में जो उस खानों के आसपास जोहान्सबर्ग नाम की एक जगह है उसके आसपास मिलेगी, वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग घने बसे हुए हैं। तो कारण आपको समझ में आ गया होगा, खनिज संपदा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला फैक्टर है, जो कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत हमारा 5वां कारक था। अब हम लोग भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्षमा करें, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत भौगोलिक कारक के अलावा दूसरे कारक की बात करते हैं, जिसका नाम है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं या शहरी क्षेत्र जो होते हैं, ये रोजगार के लिए
यहाँ पर रोजगार है और यहाँ पर दिया गया रोजगार लोगों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि दुनिया में या भारत में ज़्यादातर जो उद्योग धंधे हैं वो शहरों में बसाए गए हैं। शहरों में हर प्रकार की इंडस्ट्री, हर प्रकार के उद्योग हैं। ऐसे में लोगों को रोजगार के अवसर भी ज़्यादा मिलेंगे। यही कारण है कि गाँवों को छोड़ छोड़ के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब एक कह सकते हैं कि आर्थिक कारक जो कि रोजगार से संबंधित है, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने से मतलब है कि जनसंख्या के आकृति में परिवर्तन हो। गांव में कम हो रहा है, शहरों की ओर बढ़ रहा है, तो ये परिवर्तन तो हो रहा है। अगर ये सारी इंडस्ट्री मैं गाँव की तरफ बसा दूँ, ये सारी इंडस्ट्री में गाँव एरिया में लेकर के सारी बसा दूँ, तो क्या होगा दोस्तों? उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि शहरों पर जो भार बढ़ रहा है ना वो कम हो जाएगा और गाँव जो है वो फलते फूलते रहेंगे, रोजगार भी मिलेंगे। ये एक अच्छा मुहिम है जो सरकार को चलाना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल इसके बारे में अभी सोच नहीं रही है। हालांकि कोशिश तो की थी, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। उसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स हमने पता ना, उद्योग धंधों के लिए क्या क्या चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि उद्योग धंधे चलाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कारकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जापान का ओसाका और भारत का मुंबई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार है दोस्तों। मुंबई में बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए जाते हैं, कितने हज़ारों लाखों लोगों को ये लोग रोजगार दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक महत्ता वाले क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग बड़े धार्मिक होते हैं, ऐसे में वो धार्मिक क्षेत्र जैसे वाराणसी, धार्मिक क्षेत्र जैसे इजराइल का यरूशलेम, धार्मिक क्षेत्र जैसे वेटिकन सिटी जो यूरोप में है, इन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका जुड़ाव धर्म से है। इसी वजह से सांस्कृतिक महत्व की चीज़ें भी हमें आकर्षित करती वहाँ रहने के लिए। कई बार आप देखते भले आप वहाँ पर भले ही आप रह रहे हो किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से दूर, लेकिन कभी न कभी आप सोचते हो कि भाई यार मैं तो अयोध्या राम मंदिर देखने जाऊँगा, कभी न कभी आप सोचते हो कि मैं रामेश्वरम घूमने जाऊँगा, या कभी न कभी जनता सोचती है, मुस्लिम धर्म के ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई मैं जैसे ही अपना काम धंधा खत्म होता है या अपने पास समय मिलता है मक्का मदीना हो आऊँ, सऊदी अरब जाके आ जाऊँ। ये सारी जगह क्या है, ये सांस्कृतिक महत्व वाली जगह है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी के नाम यहाँ पर किताबों में भी दिए गए हैं। सामाजिक कारक की बात करें, हमारा जो एक और कारक जो है वो क्या है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक हमारा जनसंख्या को वितरित करने वाला अंतिम कारक है। देखिए, अगर आपको अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए तो हम क्या करेंगे? अगर कोई व्यक्ति, मान लो आपके पिताजी से पूछो कि वो आपके भविष्य के लिए उन्होंने क्यों गांव छोड़ा। अगर कोई आप में से किसी व्यक्ति के पिताजी, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी व्यक्ति के पिताजी ने जो गांव में थे और गांव से छोड़कर शहरों में आ गए तो उनसे पूछना है कि आपने गांव क्यों छोड़ा, तो उनका एक ही उत्तर होगा कि गाँव में रहता है तो तेरी अच्छी शिक्षा कैसे करा पाता, गांव में रहता है तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती क्योंकि हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, गांव में रहता है तो आवास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं होती, इस वजह से मुझे अच्छा घर चाहिए था, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए थी और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर, और अच्छा रोजगार भी तो चाहिए क्योंकि रोजगार मिलेगा तो ही सारी चीज़ हो सकती है। इसलिए रोजगार और सारी चीज़ें जो है ये आकर्षित करती हैं, खास करके अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सब चीज़ें आपको आकर्षित करती है एक अच्छी जगह रहने के लिए। और इन्हीं फैक्टर को देखते हुए हम लोग घर बनाते हैं। घर बनाने से पहले या किसी जगह पर बसने से पहले हम बहुत सारे कारकों को देखते हैं कि आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है, वो कॉलोनी कैसी है, वो शहर कैसा है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो लोग बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। वो सारी चीज़ किस में आती है? वो सब आती है दोस्तों सामाजिक कारक के अंतर्गत। इन सुविधाओं के कारण ये क्षेत्र अत्यधिक घने बसे होते हैं। जैसे दोस्तों पुणे, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, ये सारे शहर के नाम लिख दोगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में आपका एक ही लिखा हुआ था पुणे, इसलिए मैंने उसमें पुणे जो शहर है वो एक उदाहरण के रूप में डाल दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो हमने अभी क्या समझा इसमें? हमने समझा उन सभी कारकों के बारे में जो कि जनसंख्या के असमान वितरण के कारण है, यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान क्यों है, इन कारकों की वजह से वो है। आगे एक और चीज़ समझ लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। अगर आपसे कोई बोल ले कि आप कितना जीने वाले हो, क्या आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो? क्या आपको पता है कि आपका जीवन कितना है? या आपको किसी बाबा ने बता दिया कि आप 70 साल जियोगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है कि आपको विश्वास हो जाए किसी के बोलने पर, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपके बारे में भविष्यवाणी कर दी हो, या किसी बाबा ने आपको ये बोल दिया कि तू 70 साल जिएगा। तो ऐसा बोल दिया, इसका मतलब अगर आप जितनी आयु जी रहे हैं वही आपकी जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, ये भी हम लोग समझेंगे। जैसे स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपको प्रॉपर पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी आपके इस पर, आपका रहन सहन कैसा है, या आप ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिसमें रिस्की कोई हो, या आप गाड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी जीवन प्रत्याशा का मतलब केवल वो है कि आप कितनी आयु जीने वाले हो, उन सालों की संख्या।
जितने साल आप जीने वाले हैं उन सालों की संख्या को हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। ये तो एक आदमी की होगी। अगर पूरे भारत के सभी लोगों की हम लोग एवरेज निकालें तो उसको बोलते हैं कि भारत की औसत जीवन प्रत्याशा। भारत में एक आदमी औसत कितना जीता होगा दोस्तों? कभी आपने सोचा है? भारत में एक औसत आदमी की जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग इतनी है, 67.5 साल। 67 साल और 6 महीने के आसपास इतनी निकाली गई है। ये एक एवरेज आंकड़ा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग 100 साल भी जी जाए। तो जो लोग 100 साल जीते हैं, जो लोग 100 से 110 साल तक भी चले जाते हैं, जो लोग 80-90 साल भी जीते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी रही होगी। अगर आपके इस दिमाग में या आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो उससे ज़रूर आप पूछिएगा कि आपने आप इतने साल जिए हैं, आपने अपना जीवन कैसे निकाला, क्या क्या किया जीवन में, आप क्या करते थे और क्या नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको अच्छा जीवन जीने में या आपको लंबी जीवन जीने के लिए उस व्यक्ति से बहुत अच्छी सलाह मिल जाए। वो आपको बहुत अच्छे तौर तरीके बता सकता है। वो बोलेगा कि मेरी डेली रूटीन बहुत अच्छी थी, मैं सुबह 5 बजे उठता था और रात को 8 बजे सो जाता था, ये सालों से मैं कर रहा हूँ। खाना मैं हमेशा 10 बजे ही खाता था तो 10 बजे ही खाता था। शाम का खाना मैं हमेशा 6 बजे खाता था तो हमेशा 6 बजे ही खाता था। कभी भी मेरे खाने की जो रूटीन था उसमें बदलाव नहीं किया, और ना ही मैंने उठने और सोने की रूटीन में बदलाव किया था। दोस्तों, जब तक आपकी डेली रूटीन जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो एक जैसे रहेंगे, तो आपके जीवन जीने की, आपके स्वस्थ रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो बढ़ जाती है। तो जो गांव में रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय तक जीते हैं, उनसे आप जीने का रहस्य पूछेंगे, उनके लंबी आयु का रहस्य पूछेंगे, तो वो इसी तरह की कुछ बातें बताएंगे। और दोस्तों, ये फैक्ट भी हैं। इसी वजह से हम लोग काम के चक्कर में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से खाने पर ध्यान नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा व्यस्त की होने की वजह से रातों रात जागते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल को लेकर के रात में देर रात तक जागते भी होंगे, लेकिन दोस्तों ये आपके जीवन के लिए सही नहीं है। एक उचित समय रखिए आपके सोने का और उठने का भी। बार बार ये समय बदलता रहेगा तो आपके शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर घड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इसमें 24 घंटे के हिसाब से सारी चीज़ें फिक्स होती है। आप नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक वो मांग लेगा। 10-11 बजते से अचानक से पेट में दर्द होता है और लगता है कि भूख लग रही, पेट भूख मांगता है, भोजन मांगता है। कुल मिलाकर के हमारे शरीर के अंदर जो एक घड़ी होती है ना, सर्केडियन रिदम, ये आपको बार बार अलार्म की तरह आपको बताती है कि आपका समय हो गया। लेकिन अगर हम लोग बार बार उस समय को जाने देते हैं और इस पर काम नहीं करते ना दोस्तों, तो एसिडिटी जैसी समस्या है, दूसरी समस्या होना शुरू कर देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है उन सालों की संख्या, उन साल की संख्या जितने इंसान जी सकता है। तो इंसान जितने साल जिएगा उन सालों की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? औसत व्यक्ति के जीवित रहने की जो आशा की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन प्रति आशा। जीवन प्रत्याशा को अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें जीवन प्लस प्रति आशा, इसका मतलब जीवन के प्रति आपकी आशा कितनी है, आप कितना जीना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति के उन वर्षों की संख्या जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती हो। तो इसी प्रकार से ये जीवन प्रत्याशा आपने समझ लिया होगा। इसी के साथ मैंने कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसमें आपको बता दिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे, समझते हैं दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है किसी निश्चित अवधि में किसी स्थान पर जनसंख्या में होने वाला बदलाव या जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या कमी। किसी निश्चित स्थान में किसी निश्चित समय के अंतर्गत जनसंख्या में होने वाला बदलाव ही क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, सीधा सिंपल सा फंडा है। ये निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल एक गांव है जिसकी जनसंख्या है टोटल 1000 लोग वहाँ पर रहते हैं। एक गांव है जिसकी जनसंख्या 1000 है, वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। लेकिन 10 साल में उसकी जनसंख्या जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई? 1200 हो गई, केवल 200 बढ़ी। अब आप सोच रहे हो कि 10 साल में गांव की जनसंख्या केवल 200 रहे। अब गांव की जो जनसंख्या, जो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 1200 लोग ही रह रहे हैं। हालांकि गांव की जो रजिस्टर्ड जनसंख्या है वो तो ज़्यादा हो चुकी है, 2500, 2500, 3000 तक पहुँच गई है, 3000, 4000 पहुँच गई होगी। लेकिन जो वर्तमान में जो लोग वहाँ रह रहे हैं 10 साल बाद भी, वो कितने? 1200 लोग हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, या वहाँ पर मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या से ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। 200 लोग ही पूरे 10 साल में जन्म लिए क्या? इसका ये भी कारण हो सकता है कि हो सकता है शहर की ओर बहुत सारे लोग गाँव छोड़कर चले गए, तो ये भी तो हो सकता है। मैं अगर बोलूँ कि 1000 लोग इन 10 साल में गाँव छोड़ के भी चले गए,
1000 लोग इन 10 साल में गांव छोड़ के चले गए, उसके बाद भी इस गांव की जनसंख्या कितनी है 1200। इसका मतलब इस गांव में जनसंख्या वृद्धि दर भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जन्म भी लिए, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग चले भी गए, और 10 साल में हो सकता है कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है वह किस कारण से आ रहा है, जन्म लेने की वजह से आ रहा है। जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है किस वजह से आ रहा है, मृत्यु होने की वजह से आ रहा है। और जनसंख्या में जो परिवर्तन का तीसरा कारक है दोस्तों, वो क्या है, वो है प्रवास। तो मैं बोल सकता हूँ कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आपका जन्म दर। ये डिपेंड करता है कि जन्म दर कितनी है, जन्म दर बहुत तेज है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ सकती है। दूसरा, मृत्यु दर कितनी है, अगर मृत्यु दर भी है यहाँ पर ज़्यादा है तो जनसंख्या घट भी सकती है, मृत्यु दर ज़्यादा है या कम है, डिपेंड करता है कि स्वास्थ्य सुविधा आपके क्षेत्र में कितनी है, स्वास्थ्य सुविधा पर ही डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर हो गया दोस्तों वो है प्रवास, यानी आपके गांव या शहर से या देश से कितने लोग यहाँ से इस देश को छोड़कर, गांव को छोड़कर या शहरों को छोड़कर बाहर चले गए। तो बाहर जाने वाले लोगों की संख्या, या हो सकता है किसी गांव में बहुत अच्छा माहौल है तो बहुत सारे लोग वहां पर बसना शुरू हो गए, किसी गांव की संख्या अचानक से बढ़ गई। बढ़ने का कारण खाली जन्म दर नहीं था, खाली मृत्यु दर नहीं था, बढ़ने का कारण हो सकता है प्रवास भी था। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब बांध बनते हैं ना, जब डैम बनते हैं, वाटर डैम आपने सुना होगा, जब बांध बनता है तो कई सारे गांव डूबते हैं। तब ये जब गांव डूबते हैं तो क्या वो लोग भी डूब जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोग वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, यानी वहाँ से किसी और जगह चले जाएंगे, तो किसी दूसरे गांव में जाएंगे ना आसपास के, तो आसपास के गांवों की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ रही है? वो इस प्रवास की वजह से बढ़ रही है। ज़रूरी नहीं कि जनसंख्या की वृद्धि केवल जन्म लेने से हो, ज़रूरी नहीं कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आए केवल मृत्यु से आए, हो सकता है कि जनसंख्या में परिवर्तन प्रवास से भी आए। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक गांव से हूँ, सालों से मैं बाहर रह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे गांव की जनसंख्या में मैं एक तो कम हुआ, ऐसे मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गांव छोड़ा है रोजगार को लेकर के। वैसे भी आपने बोला है ना, हमने भी समझा था कि आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, तो रोजगार को लेकर के मैंने भी गाँव छोड़कर शहर की ओर आना पसंद किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे बेहतर फैसिलिटीज़ मिली। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जनसंख्या परिवर्तन जो है ये 3 कारणों से होता है, और विश्व की जनसंख्या अभी कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में संख्या में परिवर्तन आया है। क्यों परिवर्तन आया है? एक तो ये कि हमारे पास जन्म दर, जो बच्चे जन्म ले रहे थे उनकी मरने की रेट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी फैसिलिटी थी दोस्तों। स्वास्थ्य सुविधा के चलते जो बच्चे 0 से 5 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो रही थी उनको हमने बचा लिया। स्वास्थ्य सुविधा के चलते मृत्यु दर कम हो गई, जो वृद्ध भी हो रहे थे, जल्दी भी उनकी मृत्यु हो रही थी, उनको भी, अगर आपके अंग भी खराब हो गए उसके बाद भी दोस्तों सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि हमारे मेडिसिन में, हमारे जो अस्पताल हैं, हमारे पास जो स्वास्थ्य सुविधा वो इतनी बेहतर क्वालिटी की है कि हमने सब चीज़ों में अच्छी तरक्की प्राप्त कर ली है। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य सुविधा के चलते जनसंख्या तो दुनिया की बहुत बड़ी है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे बड़ी होगी, भाई कितनी कहाँ बड़ी, ये भी समझ लेंगे। बात करते हैं 1800 तक जनसंख्या का क्या ट्रेंड था। 1800 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। सन 1800 तक जनसंख्या पूरी दुनिया में बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इतनी धीरे बढ़ रही थी कि 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, यानी 300 साल में, इन 300 साल में केवल जनसंख्या पूरी दुनिया की बढ़ी थी 50 करोड़। पूरी दुनिया की जनसंख्या 50 करोड़ ही बनी थी। आप बोलोगे सर 50 करोड़ तो आप इसे बोल रहे हो जैसे बहुत नॉर्मल आंकड़ा है। बिल्कुल बहुत कम आंकड़ा है। 300 साल में 50 करोड़ बनना बहुत कम है। उसके बाद तो दोस्तों 30 साल में हमारे दुनिया में 3 अरब जनसंख्या बढ़ गई थी। 3 अरब 300 करोड़ बढ़ गई थी कुल मिलाकर के। तो 50 करोड़ तो बहुत कम बोल रहा हूँ ना मैं, वो भी 300 साल की बात कर रहा हूँ। साल भी तो देखो। तो कुल मिला के ऐसा क्यों हो रहा था कि 1500 से 1800 तक इतने ही जन्म लिए। जन्म तो बहुत ले रहे थे दोस्तों, बच्चे जन्म तो लेते थे, परंतु मृत्यु शीघ्र हो जाती थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त भोजन और किसान भी पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं था। न तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी थी, न ही पर्याप्त भोजन उस समय था, और न ही किसानों के पास इतनी क्षमता थी, इतनी अच्छी
फर्टिलाइजर, इतने अच्छे कीटनाशक थे कि वो ज़्यादा मात्रा में उगा पाए। इसी वजह से क्या हो रहा था कि 1800 ईस्वी के तक जो है जनसंख्या बहुत स्लो बढ़ रही थी। जैसे ही 1800 ईस्वी के बाद थोड़ी सी सुविधा उत्पन्न हुई, थोड़ी सी सुविधा आना शुरू हुई, थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधा में हमने बदलाव किया, धीरे धीरे किसानों ने भी ज़्यादा उगाना शुरू किया और हमारे पास संसाधन धीरे धीरे आना शुरू हो गए। तो एकदम से क्या देखने को मिलता है, एकदम से हमको देखने को मिलता है एक ऐसी चीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं विस्फोट। अब आप देख पा रहे हैं ये किसी कुंभ के मेले का फोटो है जो मैंने यहाँ पर लगवाया है। ये कुंभ के मेले में आप देख सकते हो ये क्या है, ये दोस्तों ये जनसंख्या है, ये भारत का ही फोटो है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या देख सकते हो आप बोल सकते हो कि इतनी जनसंख्या जैसे विस्फोट हो गया, एकदम से इतना सारा हो गया, इसीलिए इसको एकदम से विस्फोट का नाम दिया जाता है। जब जनसंख्या किसी निश्चित समय के बीच में बहुत तेज गति से बढ़े, तीव्र गति से बढ़े, इतनी तीव्र गति से कि उसको रोक पाना भी मुश्किल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जनसंख्या विस्फोट को हम लोग उदाहरण से कैसे समझेंगे? भाई हमने समझा विस्फोट तो हुआ है, ये कब हुआ है, कैसे हुआ है, ट्रेंड देखिएगा। 1804 ईस्वी में हम लोग 1 अरब हो गए थे, पूरी दुनिया के लोगों की संख्या जो है सन 1804 में हो गई थी 1 अरब। अब मैं बोल रहा था कि इससे पहले 50 करोड़ थी खाली, कब? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में 1 करोड़ हो गए, मतलब 300 साल में 50 करोड़ बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद देखो ना अगले 150 साल में क्या हुआ, 1959, अगले 150 साल में, यानी 1804 से 1859 के बीच में 150 साल के बीच में 3 अरब जनसंख्या हो गई। जहां पहले कितनी थी? 2 अरब, 1 अरब थी, अब 3 हो गई। इसका मतलब 150 साल में कितनी बढ़ गई? 2 अरब जनसंख्या बढ़ गई हमारे दुनिया की। बहुत ज़्यादा तेज, एकदम से विस्फोट हो गया है। तो 2 अरब जनसंख्या एक्स्ट्रा आ गई, पहले 1 अरब थी, उससे 2 अरब आ गई। फिर देखो फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि 1999 तक, यानी 1959 से 1959 से 1999 के बीच में दोस्तों महज 30 सालों का अंतर होता है। इन महज 30 साल में ही हमारे दुनिया की जनसंख्या इतनी तेज बढ़ी जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक से 30 साल में 6 अरब लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर इसको स्पीड को कम नहीं किया तो अगले 15 साल में 6 के 12 हो जाएंगे, क्योंकि तो बढ़ रही है लगातार जिस स्पोर्ट। इसी वजह से 1999 के बाद से ही पूरी दुनिया के सभी देश एकदम से सचेत हो गए और अब देशों ने जनसंख्या वृद्धि दर को बहुत धीमा कर लिया है। और इतना धीमा कर लिया है कि अब 30 साल में 3 अरब नहीं बढ़ेगी, अब 30 साल में धीरे धीरे कम कर ली हमने। बहुत सारे देशों ने इस पर काम किया है दोस्तों। हमारे देश में तो बहुत तेज बढ़ रही थी, लेकिन अब हमारे देश में जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि इस विस्फोट को संभालेंगे कैसे, इन सबको खाना कैसे देंगे, इन सबकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे, क्योंकि खनिज कम है, संपदा कुछ भी नहीं है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, कैसे काम चलेगा, रोजगार नहीं है, भूखमरी फैल रही है, बेरोजगारी, गरीबी, सब कुछ तो है। समस्याएं को बढ़ावा दे रही है ये जनसंख्या विस्फोट। क्यों? क्योंकि इन जनसंख्या में ज़्यादातर जो बड़ा तबका है वो बेरोजगार है, और जब तक उसके पास कौशल नहीं होगा वो मानव संसाधन नहीं बन सकता। ये बात हम लोग अभी भी कर चुके हैं, पहले अभी जस्ट हमने किए। कारण क्या थे? जनसंख्या जो बड़ी है, जो विस्फोट हुआ, इसके कारण क्या थे, कारण समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको सामने 4 कारण दिख रहे हैं। इन 4 कारणों को छोड़िए, आप खुद इनको छोड़िए, आप तो खुद ही सोच लीजिए ना क्या कारण रहा होगा। मैं बोलूं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, आपको टेंशन नहीं है, आपको ये दिक्कत नहीं है कि मेरी कितनी ही पीढ़ियाँ हो जाए सब खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं, इतने संसाधन मेरे पास में है। जब आपके पास संसाधनों की अधिकता होती है, तब जब जनसंख्या के बारे में कोई नहीं सोचता। उस समय किसान अच्छा उगाना शुरू कर लिए थे, लोगों ने लगा कि भाई जनसंख्या चलने तो सब काम हो जाएगा, सबका पेट भर जाएगा। उस समय लोगों को लगा था कि स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी हो गई है, तो बच्चे भी नहीं मर रहे थे। पैदा होने की दर तो वही थी, लेकिन मरने की दर कम हो गई ना। जन्म दर तो वही थी, ऊंची की ऊंची, और जो मृत्यु दर काफ़ी ऊंची थी वो घट के नीचे आ गई। मान लो फॉर एग्जांपल 1800 से पहले मान लो 100 लोग जन्म ले रहे थे, 100 बच्चे जन्म ले रहे थे, और मरने वाले लोगों की संख्या 1 साल की बात मान लो, 1 ही साल मान लो, ये 1 महीने की बात कर लो, 1 महीना ले लो 100, तो फिर आप बोलोगे कि सर बहुत कम हो गया साल में। 1 महीने में मान लो 100 बच्चे जन्म ले रहे थे, और उसी महीने में कुछ वृद्ध और कुछ लोग जो मर रहे थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या टोटल 30 थी। तो हमारे पास 1 महीने में कितने लोग बढ़ रहे थे? 70 लोग बढ़ रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी हो गई कि 30 की बजाय अब केवल 10 ही लोग मर पा रहे हैं। मतलब मर पा रहे का मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधा के चलते 30 व्यक्तियों की बजाय हमने मृत्यु दर को कम कर लिया है।
और स्वास्थ्य सुविधा अच्छे होने की वजह से जहां एक बार 30 लोग मर रहे थे वहां पर अब 10 ही लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे में हमारे पास टोटल ग्रोथ कितनी आ रही है, अब हमारे पास बचेंगे दोस्तों 90 लोग हर महीने जुड़ रहे हैं और ऐसा ऐसा बढ़ता चला गया। ये कारवा इतना ज़्यादा हो गया, ये तो एग्जाम्पल है एक तरह का, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम इतना आगे पहुँच गए। तो क्या कारण है कि जनसंख्या विस्फोट हुआ? पहला कारण है कि एक तो अधिक जन्म दर थी, मृत्यु दर कम थी। जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर कम आ गई। ये तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई, दो फैक्टर समझ में आ गए। और ये दोनों किस वजह से था? ये औषधियों की वजह से था, यानी स्वास्थ्य सुविधा के चलते था। स्वास्थ्य सुविधा के सुधार होने की वजह से मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जन्म जन्म दर को कम करने संबंधी स्वास्थ्य सुविधा का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के अच्छे होने से जन्म दर कम होने का कोई रिलेशन, कोई संबंध बैठता ही नहीं है। बाकी खाद्य आपूर्ति, दुनिया में खाद्य आपूर्ति भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी थी। जब खाने पीने के संसाधन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। इसी को हमने क्या बोला? जनसंख्या विस्फोट। और इसके कारणों की चर्चा हमने कर ली। इन 4 कारणों को आप व्यवस्थित तौर पर लिख सकते हैं। यही सबसे अहम कारण रहे हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के। नेक्स्ट है जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। दर का मतलब समझते हो? दर को हम लोग या तो 100 में या 1000 में ही नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम लोग दर निकालते तो 100 में से परसेंट निकालते हैं, उसी को हम लोग दर कहते हैं। यहाँ पर हमें जो दर निकालनी है वो प्रति 1000 लोगों में निकालनी है। जैसे जन्म दर की बात करें, जन्म दर का मतलब होता है जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या। अगर मैं बोलूँ कि 1000 व्यक्तियों में कितने लोग या कितने जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, जीवित बच्चों की बात कर रहा हूँ, प्रति 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन्हीं जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं जन्म दर। जैसे फॉर एग्जांपल कि भारत में 1000 बच्चे जो अगर 1000 व्यक्तियों में मान लो 33 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 30 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 30 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत की जो जन्म दर है वो कितनी होगी? भारत की जन्म दर जो है वो 3% रहेगी, केवल 3%, 3% जन्म दर है भारत में। इसका मतलब 1000 लोगों में केवल जो है 30 बच्चे जन्म ले रहे हैं या 3% बच्चे जन्म ले, जीवित बच्चों की संख्या है। हो सकता है उनमें मरने वालों की संख्या भी हो, इसमें से मरने वालों की संख्या हम लोग घटा दें, मान लो 1%, 1.5% है, 1.5% के आसपास ये मरने वालों की संख्या होगी, तो 1.5% हम लोग घटा देंगे, तो जन्म से घटा करके मृत्यु को घटाएंगे तो हमारा जो ओरिजिनल आंकड़ा है कितनी ग्रोथ हो रही है वो भी आ जाएगा। फिलहाल हम केवल बात कर रहे हैं जन्म दर के बारे में। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है प्रति 1000 ध्यान रखना, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, 1000 लोग में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर भी कुछ ऐसे ही है, प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या, मरने वालों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही तय करते हैं देश की वृद्धि को। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश में जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है तो देश की ग्रोथ रेट जो है वृद्धि बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी देश में जन्म दर तो बहुत कम है लेकिन मृत्यु दर जन्म से भी ज़्यादा है तो उसके देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया के कोई देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा होता है? बिल्कुल, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव भी हुई। अभी कुछ सालों में सीरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, वहाँ पर बम ब्लास्ट या अटैक वगैरह हो गए थे तो वहाँ की जनसंख्या जो है कम हो गई। अफगानिस्तान में समस्या हुई तो वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। यूक्रेन में समस्या हुई तो वहाँ की जनसंख्या कम हो गई। दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर समस्याओं के चलते जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई, कम होती चली गई। एग्जाम्पल आपके सामने है, लगातार जो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, तो उन न्यूज़ से उन जितने भी आपके समाचार आप पढ़ते हो उनको अपने डेली जीवन में, अपने किताबों से जरूर संबंध रखिएगा। हो सकता है कि आपको पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो। इसे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से मापा जाता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर की, कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। प्राकृतिक रूप से टोटल कितने मर, हमें कोई मतलब नहीं कितने मर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं कितने जन्म ले रहे हैं, हमें टोटल मतलब है जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। आपको खाली आंकड़ा देखना है कि कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो जनसंख्या टोटल बढ़ती हुई जो दिखाई दे रही है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में संबंध होगा। अगर मैं बोल दूं कि जन्म दर ज्यादा है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर करूंगा तो बराबर मुझे कितनी आ जाएगी? टोटल मुझे मिलेगी क्या? वृद्धि कितनी हो रही है वो मिलेगी। और वृद्धि हो रही इसका मतलब हो सकता है कि मृत्यु दर ज़्यादा हो तो वृद्धि जो है वो माइनस में भी आ जाए। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं और
20 लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसे में जो टोटल वृद्धि में कितनी मिल के आ रही है, 80 जो है वो वृद्धि हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। अब इसको समझते हैं, एक देश में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच के अंतर को, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों कारक किसकी चीज के हैं, ये दोनों कारक प्राकृतिक वृद्धि के कारण है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से, अगर ये प्रश्न पूछेगा आपसे तो आपका उत्तर होना चाहिए जन्म दर, आपका उत्तर होना चाहिए मृत्यु दर। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है, यही तो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है, क्योंकि जन्म दर बहुत तेज हो रही है और हमने स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ा लिया है और मृत्यु दर को बहुत कम कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या तो बहुत कम होगी। अब दोस्तों एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जिसमें आपको देख रहे होंगे आपकी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो हैं अपना सामान लेकर के जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, क्या रेलवे स्टेशन से बाहर ऐसे निकलते हुए बस टाइम पास कर रहे हैं? ये लोग वो लोग हैं जिनको अपने क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला, ये वो लोग हैं जिनको अपने क्षेत्र में सारी सुविधा नहीं मिली, ये वो लोग हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए किसी शहर की ओर जा रहे हैं और इस शहर में जाते हुए उनका फोटो है। ये लोग वो लोग हैं जो प्रवासी कहलाते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रवास का मतलब होता है आवास बदलना। प्रवास का मतलब होता है दूसरे आवास की ओर जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह की ओर जाना, एक देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर जाना, या गांव को छोड़कर शहर की ओर जाना। ये सब क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और इसी प्रवास की वजह से शहरों की संख्या बढ़ रही है, शहरों की जनसंख्या में आकार में परिवर्तन आ रहा है। जनसंख्या वृद्धि दोस्तों अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आना जो है ये भी उसी का एक तरह का एक प्रकार है। तो जनसंख्या के आकार में जो परिवर्तन आता है किसी शहर या किसी गांव में जनसंख्या का कम होना, शहरों में जनसंख्या का बढ़ना, ये आकार में जो परिवर्तन आना होता है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों इस प्रवास की वजह से, जहां लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। भारत से ज़्यादातर लोग अमेरिका जा रहे हैं, भारत से लोग यूरोप की ओर जा रहे हैं। जब भारत के देश के लोग दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं तो इसको भी प्रवास कहेंगे। या भारत देश में दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं तो वो भी प्रवासी ही हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं, उसमें अंतर जरूर है, मैं बताऊंगा अंतर, पर मैं प्रवास की डेफिनेशन बता रहा हूँ। कुल मिलाकर किसी विशेष क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने और जाने को प्रवास कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। जनसंख्या वृद्धि का ही एक प्रकार है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि प्राकृतिक रूप से नहीं हो रही है। यहाँ पर वृद्धि का जो कारण है वो कृत्रिम कारण है, इसलिए जो बोलते हैं कि इसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की वृद्धि का प्राकृतिक कारण बताइए, तो दो ही प्राकृतिक कारक है, जन्म दर और मृत्यु दर। जबकि प्रवास जो है ये प्राकृतिक कारक नहीं है, ये तो एक तरह का आर्थिक कारक है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के चलते, सामाजिक गतिविधियों के चलते या कुछ समस्याओं के चलते वहाँ के लोगों ने प्रवास कर दूसरे क्षेत्र में जाना सही समझा, ऐसा कुछ है। प्रवास तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों प्रवास के भी प्रकार है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रवास के भी प्रकार है। मान लो कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ता है या कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, दो ही चीज़ हो सकती ना। या तो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अमेरिका में ज़्यादातर लोग जाते हैं, इस वजह से मैं अमेरिका का एग्जाम्पल दूंगा। जैसे यूएसए है, यूएसए में लोग जाते हैं ना, और मान लो भारत से ही जा रहे हैं, है ना, तो भारत छोड़ रहे हैं, यूएसए को ज्वाइन कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। भारत को छोड़कर लोग कहाँ जा रहे हैं? यूएसए में जा रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को तो हम प्रवास ही बोलेंगे। लेकिन प्रवास के दो प्रकार है दोस्तों, एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। तो इन दोनों देशों में अप्रवास और उत्प्रवास दोनों हो रहे हैं। जो लोग हमारे देश को छोड़ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं उत्प्रवास। क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं उत्प्रवास, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो उत्प्रवासी लोग हैं जो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो पहली बात, जो देश छोड़ता है वो उत्प्रवास है, देश का छोड़ना उत्प्रवास है। लेकिन किसी नए देश में जाना, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उन यूएसए वालों के लिए क्या होगा? अप्रवास। यूएसए वालों के लिए ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं इनका नाम क्या होगा दोस्तों? अप्रवास। तो ये अप्रवासी है। जो व्यक्ति नए देश में जाता है वो अप्रवासी है, जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ता है वो उत्प्रवासी है। तो अप्रवास और उत्प्रवास प्रवास के दो प्रकार हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उस देश के लिए वो क्या हो गया? अप्रवासी। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो जिस देश को छोड़ता है उस देश के लिए क्या हो गया?
उत्प्रवासी। तो आप्रवास और उत्प्रवास आपने समझ लिया, उसी से जुड़े हुए आप्रवासी और उत्प्रवासी, वे लोग जो देश में आते हैं, वे लोग जो देश को छोड़ते हैं। इसी वजह से इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। हम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि भाई जब और ये ऐसा नहीं कि खाली देश की बात कर रहा हूं मैं, ये गांव और शहरों में भी अप्लाई होता है। इसको भीतरी प्रवास भी बोलते हैं। प्रवास का ही प्रकार, जब मैं नॉर्मल प्रवास की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत सारे प्रवास आ जाते हैं, आप्रवास उत्प्रवास तो आ रहे हैं, लेकिन भीतरी प्रवास क्या होता है? भीतरी प्रवास में भी भीतरी आप्रवास और भीतरी उत्प्रवास आता है। किसी देश के ही अंदर शहरों में लोगों का इधर से उधर जाना, गांव से शहर की ओर जाना, शहरों से गांव की ओर आना, ये सब क्या कहलाएगा? ये भी प्रवास ही कहलाता है। ये भी प्रवास का ही प्रकार है दोस्तों, ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अब जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, जनसंख्या में जो परिवर्तन मतलब जनसंख्या की आकृति में परिवर्तन, आकार में जो परिवर्तन आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? वो इसी प्रवास की वजह से आ रहा है। अब प्रवास की वजह से आ रहा है तो किस देश में किस वजह से आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं, बार बार मैं यूएसए की बात कर रहा हूं, यूएसए में जनसंख्या बढ़ रही है, जन्म दर नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। अब बोलोगे यार ये कैसे हो गया? बिना जनसंख्या के बढ़े, बिना जन्म हुए, बिना बच्चों के जन्म लिए ही देश की जनसंख्या का बढ़ना, इसका मतलब कोई और कारण जिम्मेदार होगा। और वो कारण कौन सा है? वो कारण है प्रवास। इस वजह से जब बहुत सारे लोग यूएसए में जा रहे हैं अपने देश को छोड़कर, तो यूएसए में जब वो आते तो यूएसए के लिए वो क्या हो गया? वो अप्रवास है। तो यूएसए में जनसंख्या का बढ़ना, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का बढ़ना अप्रवास का कारण है, भीतरी अप्रवास का कारण है। जबकि जिन देशों को छोड़कर वो लोग आते, जैसे मान लो सूडान का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सूडान नाम का एक देश है जो अफ्रीका का बहुत गरीब देश में से एक आता है। सूडान देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर वैसे भी सूडान वाले एरिया जो है वहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं भी होती रहती है। सूडान, नाइजीरिया, इन एरियो में एक आतंकवादी संगठन बहुत काम करता है जो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को परेशान करता, मारता है। उस संगठन का नाम है बोको हराम। ये बोको हराम नाम का जो आतंकवादी संगठन है, ये बहुत ज़्यादा ही वहाँ के लोगों को परेशान करता है। जब किसी क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ जाता है, जो सभ्य लोग होते हैं जिनको जीवन जीना है अच्छे तरीके से, वो उस देश को छोड़ देते हैं। सूडान के लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पसंद किया, तो सूडान में जनसंख्या में कमी आई है। सूडान में जनसंख्या में कमी इसलिए नहीं आई कि सूडान में मृत्यु दर कम हो गया है। सूडान में जनसंख्या में कमी इसलिए नहीं आई कि सूडान में जन्म दर कम हो गया है। सूडान में जन्म दर भी अच्छा है, मृत्यु दर भी वहाँ पर ज़्यादा है, फिर भी वहाँ की जनसंख्या में कमी आ गई। कमी का कारण था दोस्तों उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब ज़्यादातर लोग उस देश को छोड़कर चले गए। इसका मतलब है कि सूडान में जनसंख्या कमी का कारण उत्प्रवास था, जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के में भीतरी प्रवास और अप्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण अप्रवास हो सकता है, जनसंख्या घटने का कारण उत्प्रवास हो सकता है। यहाँ हमने दोनों एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं। बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास हो रहा है वो क्यों, किन कारणों से हो रहा है। क्या कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर गरीब देशों के लोग अमीर देशों की ओर जा रहे हैं। क्या कारण है कि किसी महाद्वीप में हर देश में ट्रेंड बना हुआ है कि वो किसी एक विशेष देश की ओर जा रहे हैं, फेक वीज़ा लेकर के शरणार्थियों के रूप में। ये क्या कारण है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में लगातार हर साल नई नई न्यूज़ आ जाती है। आपने कभी सोचा दोस्तों कि हर साल किसी न किसी देश में संकट आ रहा है? कभी बांग्लादेश में, कभी अफगानिस्तान में संकट आ रहा है, कभी सीरिया में आ रहा है, कभी इराक में आ रहा है, तो कभी यूक्रेन में आ रहा है। दुनिया के किसी न किसी देश में हर साल कोई ना कोई हमला हो रहा है, कोई ना कोई लोग वहाँ से चले जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये उठा पटक, ये उथल पथल क्यों हो रही है? इसके बारे में थोड़ा गहन चर्चा अगर करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। तो ये और हालांकि चलो वो हो गया, उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन मान लो ये यहाँ पर संकट चल रहा है, वहाँ पर दिक्कतें हो रही है, बम ब्लास्ट हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, धार्मिक लड़ाइयाँ चल रही, जो भी चल रहा हो, कि इन दो देशों के बीच में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही हो, लेकिन इसका फाइनली रिजल्ट क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे लोग एक देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। यूक्रेन को छोड़ करके यूरोप के दूसरे देश में बस रहे हैं, अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिका और दूसरे देशों में, इंडिया वगैरह कई सारे देशों में लोग जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है वहाँ का माहौल, वहाँ पर उनको रहने के लिए सही माहौल नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का कारण क्या। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश की ओर जाना। अच्छे आर्थिक अवसर, अगर आपका देश बहुत गरीब है और देश में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो ज़्यादातर, और आपके पास स्किल है उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, अनस्किल्ड है, तो फिर पॉसिबल नहीं कि दूसरे देश में मिल जाए। पता चला कि आप भारत में रह रहे हैं और आप बेरोजगार हैं और आपको लग रहा है कि अमेरिका में जाकर रोजगार करूंगा, लेकिन आपको अंग्रेजी तो आनी चाहिए, आपके अंदर कुछ तो स्किल होनी चाहिए, कुछ तो करोगे, क्या करोगे? डिग्री होना चाहिए, कुछ तो काम करोगे ना।
तो कुछ काम करने के लिए कम से कम भाषा तो आनी चाहिए। तो ऐसे में अच्छे आर्थिक अवसर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इस वजह से हो रहा है क्योंकि अच्छे आर्थिक अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी बात करें कि कम विकसित देशों से अधिक आर्थिक देशों की ओर लोग जाते हैं, मतलब गरीब देश से ही ज़्यादातर लोग अमीर देश की ओर जा रहे हैं। क्यों? मेन कारण वही ना, अच्छे आर्थिक अवसर मिल रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा जीवन मिलेगा। सिक्योरिटी भी बड़ा इशू है ना, लगातार आपके शहर में बम फूट रहे, रोज आप दहशत में, रोज उठ रहे हो, सोच रहे हो कि काश आज मैं उठ गया, अच्छी बात है, चलो पता चला कल उठे ही नहीं पाए, कल आपकी मृत्यु के साथ आपका दिन की शुरुआत हुआ। लेकिन ऐसे देश में जाना जहाँ पर सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जहाँ पर सिक्योरिटी दी जाती है, यहाँ तक कि आपको अगर कोई परेशान भी करे तो पुलिस तुरंत आकर के आपको वहाँ पर सुविधा दे देती है। तो ऐसे देश में रहना, शांतिपूर्ण तरीके से रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा मेरे ख्याल से। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के चलते देश के अंदर ही रोजगार के चलते, अच्छा रोजगार चाहिए तो मुझे शहरों की तरफ जाना। ज़्यादातर लोग पुणे, बेंगलोर, जितने भी लोग बी इंजीनियरिंग करते हैं, जितने भी लोगों के पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है और नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर की जॉब ढूंढने के लिए दो ही जगह सर्च करेंगे, या तो पुणे जाएंगे या जाएंगे बेंगलोर, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है मुंबई या दिल्ली में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। रोजगार के चलते गाँव के लोगों का शहरों की ओर पलायन, शिक्षा के चलते गाँव के लोगों का शहरों की ओर पलायन, स्वास्थ्य के चलते, अच्छे हॉस्पिटल के चलते गांव के लोगों के शहरों की ओर पलायन। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बीमार हुए हैं, ज़्यादातर लोगों को कहाँ जाना पड़ा? तुरंत जाना पड़ा शहर में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास एरिया में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो कोरोना का इलाज कर रहा था। ऐसे में कोरोना के इलाज के लिए सभी लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? शहरों की ओर। तो शहरों की ओर लोगों का जाना किस कारण से? रोजगार के कारण, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं ये भीतरी प्रवास है। तो देश के अंदर ही प्रवास का भी एक कारण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को हमने समझा कि इसका ट्रेंड कैसा है, किस प्रकार का यह प्रवास होता है। तो दोस्तों समझते हैं इसके साथ आगे, दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ आगे समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप क्या है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप से मतलब है कि किन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर जो ज़्यादा है और किन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर कम है। तो वो देश जिन देशों में वृद्धि दर ऊंची है, इसका मतलब ऊंची क्यों है? इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है। दोस्तों जिस भी देश में जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन देशों की जो टोटल वृद्धि दर होगी वह भी बहुत ऊंची होगी। लेकिन हाल के समय में वर्तमान में इन देशों ने, जिन देशों में बहुत ज़्यादा वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर ऊँची थी, उन देशों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर थोड़ा सुधार किया है, जिसके कारण उन देशों में जो मृत्यु दर है वो कम हो गई। लेकिन मृत्यु दर के कम होने से जन्म दर जो है वो कम नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी आज भी इन देशों में जन्म दर अधिक बनी हुई है, और इसी कारण से इन देशों को हम लोग बोलते हैं तीव्र वृद्धि वाले देश या ऊंची वृद्धि वाले देश, क्योंकि मृत्यु दर भले ही कम हुई हो परंतु अभी भी जो है जन्म दर जो है वो ऊंची है। जन्म दर ऊंची होने की वजह से ही इन देशों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंची वृद्धि वाले देश। और उसका एग्जाम्पल है दोस्तों केन्या। केन्या एक देश है जो कि अफ्रीका के अंतर्गत आता है। केन्या का एक देश अफ्रीका है। इसके अलावा केन्या में और भी देश है दोस्तों, जैसे अंगोला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको हम लोग कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य बोलते हैं। ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और ये अंगोला और आपका केन्या, ये ऐसे देशों में से एक है जहाँ पर जन्म दर बहुत ऊंची है, मृत्यु दर बहुत ऊंची है, इसलिए वहाँ की वृद्धि दर भी बहुत ऊंची है, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी आपको समझा दिया कि क्यों ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 3 फोटोज़ दिए गए थे, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये फ़ोटो बताते क्या है। ये बताते हैं दोस्तों जनसंख्या के संतुलन को। क्या कारण है कि जनसंख्या का संतुलन ऊपर नीचे हो जाता है, और क्या कारण है कि कभी कभार जनसंख्या बिल्कुल संतुलन में होती है। तो 3 फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इन 3 फोटो में 3 अलग अलग प्रकार के तराजुओं में जन्म दर और मृत्यु दर को तुलनात्मक रूप से बताया गया है। अगर मैं पहला फोटो की बात करूं तो पहले फोटो का जो नाम रखा गया वो रखा गया जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि तब होगी जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर समझे कि ये तराजू जो आपको दिख रहा है जो जन्म दर को प्रदर्शित करता है, इस तराजू में आप देख पा रहे होंगे कि 5 लोग इसमें हैं, यानी जन्म लेने वालों की संख्या 5 है। वहीं दूसरी ओर जो तराजू का दूसरा हिस्सा है उसमें मृत्यु दर को प्रदर्शित किया गया है। इसके अंतर्गत मरने वालों की संख्या 2 है। तो जब जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है, या ऐसा कह दूं कि एक तरफ हमने 2 आलू ले लिए और एक तरफ हमने 5 आलू ले लिए, तो आप बताओ आपका तराजू किस ओर झुकेगा?
तो सिंपल सा आपका उत्तर होगा कि जहाँ 5 आलू होंगे वहाँ पर तराजू जो ज़्यादा झुकेगा। कुल मिला के बात यह है कि जहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होगी, जहाँ पर मृत्यु दर कम होगी, वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होना जायज़ है, लाजमी है। तो कुल मिलाकर के पहले वाले जो फोटो है इसमें हमने समझा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस कारण से हो रही है। दूसरे फोटो की ओर बढ़ते, दूसरा फोटो बताता है जनसंख्या संतुलन को, और ये जनसंख्या स्थिर बताता है। जनसंख्या स्थिर कब होगी? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक तराजू लिया, उस तराजू में मैंने एक जैसे आकृति के आलू उठाए और एक तरफ मैंने रख दिए 5 आलू और दूसरी तरफ भी मैंने रख दिए 5 आलू, या एक तरफ 3 या दूसरी तरफ 3, जो दोनों की बराबर क्वांटिटी कर दी। तो अब आप बताइए तराजू किस ओर झुकेगा? आप बोलोगे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, ये तो आपने ऐसा बोला कि जब दोनों जगह बराबर आपने आलू रखे हैं, बराबर बड़े बड़े और एक ही जैसे एक साइज़ के आलू रखे हैं, तो ऑब्वियसली बात है तराजू बिल्कुल बीच में होगा, वो किसी और नहीं झुकेगा। दोस्तों यही एग्जाम्पल हम लोग हमारे जन्म दर और मृत्यु दर से समझते हैं। इसमें तराजू के 2 पलड़ों को दिखाया गया है। एक पलड़े में जन्म दर को प्रदर्शित किया गया है और जन्म दर में बताया गया है कि 3 लोग जन्म ले रहे हैं, मान लो किसी निश्चित समय में, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे 1 साल हो या 1 महीना, जो भी आप समझो, तो एक निश्चित समय में 3 लोग जन्म ले रहे हैं और उसी समय में 3 लोग मर भी रहे हैं। तो जब 3 लोग जन्म ले रहे हैं और 3 लोग मर भी रहे हैं, तो ये क्या हो गया? तराजू जो है बराबर हो गया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या का स्थिर होना है। इसमें जनसंख्या ना तो बढ़ रही है और न ही जनसंख्या घट रही है। जबकि पहले वाले हमने जो फोटो इसमें देखा कि जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज़्यादा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हमारे तीसरे तराजू की ओर, यानी तीसरे फोटो की ओर। इस तीसरे फोटो में जो बताया गया, इसमें जो नाम दिया गया वो है जनसंख्या में कमी। अब जनसंख्या में कमी क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि जन्म दर जो एक पलड़े में जन्म दर को बताया गया है, जबकि तराजू के दूसरे हिस्से में मृत्यु दर को बताया गया। अब यहाँ पर उल्टा हो गया दोस्तों, जन्म लेने वालों की संख्या 2 है जबकि मरने वालों की संख्या दोस्तों 5 है। तो आप खुद बोलोगे कि मर ज़्यादा रहे हैं और जन्म कम ले रहे हैं। अगर मृत्यु होने की संख्या ज़्यादा है, यानी मृतकों की संख्या ज़्यादा है और जन्म लेने वालों की संख्या कम है, तो ऑब्वियसली बात है ये है कि सीधी सी बात है कि जनसंख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। तो हमने 3 फोटो के माध्यम से क्या समझा? हमने उन स्थिति को समझा जो परिस्थितियाँ किसी देश में बन सकती है। क्या किसी देश में जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है उस देश की जनसंख्या का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस देश में जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है, तो उस देश का ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस देश की जनसंख्या जो है वो जहाँ पर जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है, तो वहाँ का ग्राफ जो है वो ऐसे डिक्लाइन होते हुए दिखेगा, नीचे जाते हुए दिखेगा। इन तीनों चित्रों के माध्यम से हमने समझ लिया कि क्या कारण है कि किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो किसी देश में जनसंख्या घट रही है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया किसका? मैंने उदाहरण दिया था केन्या का, जहाँ पर जन्म दर भी ऊंची है, मृत्यु दर भी ऊंची है। लेकिन जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा ऊंची, मृत्यु दर कम हो गई, जन्म दर बढ़ गई, तो जनसंख्या क्या बढ़ेगी? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़नी ही चाहिए। इसी वजह से वो एग्जाम्पल दे दिया। बाकी दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, जहाँ पर जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर भी बहुत कम है। और ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा उन देशों में हो सकता है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं तो अच्छी हैं ही, जहाँ के लोग भी जागरूक है और जो लोग जनसंख्या को लेकर बहुत जागरूकता दिखाते हैं, उन देशों के लोगों में जागरूकता अक्सर देखी गई है। और दुनिया के सबसे जागरूक देशों में से जो सबसे शुमार देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसने भारत पर 200 साल 150 साल जो 200 साल का राज किया था। हम जानते हैं अंग्रेज़ों को। इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन यूनाइटेड किंगडम में क्या किया, यहाँ पर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होने की वजह से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का हासिल किया है। यहाँ पर जन्म दर भी बहुत निम्न है और मृत्यु दर भी काफ़ी निम्न है। इसका मतलब यहाँ पर मान लो मरने वालों की संख्या 2 है तो जन्म लेने वालों की संख्या 3 होगी, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होगा दोनों में डिफरेंस। या मरने वालों की संख्या 1 है तो जन्म लेने वालों की संख्या केवल 2 है, तो इतना कम अंतर होने की वजह से यहाँ की जो वृद्धि दर है वो क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल कम होगी। निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। कौन सा देश है ये यूनाइटेड किंगडम है। ये तो बिल्कुल निम्न वाला हो गया और एक वो बहुत तीव्र वाला हो गया। लेकिन बीच के भी कोई देश होते होंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, ये मैप आपको दिख रहा है। ये वर्ल्ड मैप में हमने अलग अलग देशों को उनकी जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से यहाँ पर डिनोट किया गया है। ये डायग्राम कहीं और का नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया है। आप अपनी किताब खोलकर भी इस डायग्राम को बहुत आसानी से समझ सकते हो। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया? इस डायग्राम में कलर के माध्यम से अलग अलग देशों की जनसंख्या वृद्धि को समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि मैं अगर नीले रंग की बात कर रहा हूँ तो आपको नीला रंग कहाँ दिखाई दे रहा है? पूरी दुनिया में नीला रंग आपको आकर्षित कर रहा है अफ्रीका की ओर। अफ्रीका की ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अफ्रीका में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं होगी। अफ्रीका एक गरीब देशों का महाद्वीप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जन्म दर बहुत ऊंची है, क्योंकि ये जो ब्लू रंग है, ये ब्लू कलर अति उच्च जन्म दर को दिखाता है। यहाँ के ज़्यादातर देश जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है
कांगो, ये आपको दिख रहा है अंगोला। इसके अलावा आपको चाड, माली और नाइजीरिया ऐसे कुछ देश आपको दिखाई देंगे। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बहुत तीव्र है। तीव्र इसका मतलब 3% से भी ज़्यादा है। 3% या उससे ज़्यादा अधिक वृद्धि दर वाले देश जो है वो अति तीव्र वृद्धि दर वाले देश कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये देश दिखेंगे। उसके अलावा दुनिया में आपको बहुत कम जगह ऐसा साइन दिख रहा होगा। एक आपको दिख रहा है सऊदी अरब और यूएई वाले में, ये सऊदी अरब दिख रहा है। सऊदी अरब और यूएई में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तीव्र हो गई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा है, यूएई में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस वजह से यहाँ की जो वृद्धि दर है वो एकदम से तीव्र हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर है कि प्रवास होने के कारण भी वृद्धि दर बढ़ी हो, या पहले यहाँ पर वृद्धि दर बहुत कम थी और अब इनके पास संसाधन बहुत अच्छे हैं इसलिए इन वृद्धि दर को बढ़ा लिया है। जन्म दर ऊँची होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा भारत के नज़दीक एक पड़ोसी छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। यहाँ पर भी जन्म दर जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ऊंचे होने की वजह से, स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर होने की वजह से बहुत आगे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिस देश में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है जनसंख्या वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर हो। केवल यह कहना कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ना स्वास्थ्य सुविधाओं की विफलता है, तो फिर सऊदी अरब जैसे देश जो बहुत अमीर देश है, यूएई जैसे देश जो बहुत अमीर देश है, यहाँ पर भी क्यों बढ़ रही है? यहाँ बढ़ने का दूसरा कारण मैंने बताया ना आपको, स्वास्थ्य सुविधा नहीं बल्कि यहाँ पर आर्थिक जो अवसर मिलते हैं लोगों को रोजगार के, वो दूसरे देश को खींच लेकर के आते हैं। और वैसे भी सऊदी अरब जो है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जहाँ मक्का और मदीना है। शायद इस कारण से ये लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक सांस्कृतिक कारक भी पड़ा था। हो सकता है उस सांस्कृतिक कारक की वजह से मक्का और मदीना ने लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया है और ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल जो देश है उन देशों से लोग सऊदी अरब में जाने को प्राथमिकता देते हैं। तो इसके अलावा तो कोई देश आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि जो आपको पिंक कलर यानी जो आपको गुलाबी रंग में, हल्का सा गुलाबी रंग में जो दिख रहा है वो देश उच्च वृद्धि दर वाले हैं। इससे पहले मैंने ब्लू बताया वो अति उच्च वृद्धि दर वाले हैं, जबकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ गुलाबी रंग वालों की। ये जो गुलाबी, हल्का गुलाबी पिंक रंग है, इस रंग वाले देशों में उच्च वृद्धि दर है। अति उच्च तो नहीं लेकिन फिर भी उच्च वृद्धि दर है। इसका मतलब यहाँ के जो वृद्धि दर है वो लगभग 2 से 2.9 यानी 2 से 3% के बीच की यहाँ की वृद्धि दर है। उसमें दोस्तों आपका केन्या भी शामिल है। ये केन्या, इथोपिया और सूडान, और ये सूडान, अल्जीरिया, ज़्यादातर देश इसमें भी कौन से मिलेंगे आपको? अफ्रीका के देश ही मिलेंगे। इसका मतलब इसका भी मेन कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन इन ब्लू कंट्री से तो अच्छा सुधार हुआ है, इस वजह से ये पिंक में आ गए हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण अमेरिका का जो देश है, देखो ये पूरा बेल्ट, ये भी पूरा गुलाबी रंग से भरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका शब्द जुड़ जाने से कोई अमीर नहीं हो जाता, क्योंकि अमेरिका जो शब्द है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूएसए के लिए। ये आपका यूएसए है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अमीर है, इसकी बात अलग है। लेकिन अमेरिका का मतलब ये नहीं होता खाली ये है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन जब मैं अमेरिका महाद्वीप की बात करता हूँ तो उसमें उत्तरी अमेरिका भी आता है और दक्षिण अमेरिका भी आता है। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका बहुत ज़्यादा विकसित देशों का महाद्वीप नहीं है, यहाँ पर गरीब देश भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको ये ब्लू साइन में दिखाई दे रहा है। ब्राज़ील और थोड़े अर्जेंटीना, ये तो थोड़े ठीक ठाक देश है, लेकिन बाकी वहाँ देश जो है वो थोड़े गरीब हैं। इसके अलावा भारत के पास में पाकिस्तान जो देखोगे, ये भी आपके पिंक, हल्के से पिंक रंग में इसको रंगा गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जन्म दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान में स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जब वृद्धि दर जो है वो काफ़ी बड़ी है। जबकि उसी के साथ में हमारे पड़ोसी देश एक और जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान से ही टूट के बना है, उसका नाम है बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश की वृद्धि दर ने कम कर ली, इसका मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है दोस्तों आज की तारीख में। और बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो तीव्र दिखाएगी। तो अति तो नहीं है, लेकिन तीव्र उच्च वृद्धि दर वाले देश है। तीसरा जो नंबर आता है उसमें भारत का नंबर भी आता है दोस्तों। तीसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श वृद्धि दर वाले क्षेत्र, यानी जिन देशों की जनसंख्या जो है वो उसकी वृद्धि दर जो है 1% से लेकर 2% के बीच में है, वो सब आदर्श जनसंख्या वृद्धि दर में आते हैं। 1% से 2% के बीच में आपको जानकर खुशी होगी कि भारत भी इस आदर्श जनसंख्या वृद्धि दर वाले देशों में शामिल है। जैसे ये आपको दिख रहा है भारत,
इसका मतलब भारत में भी काफ़ी अच्छा जो है तरक्की किया हम लोगों ने और जनसंख्या की वृद्धि दर को कम कर लिया है। तो इस तरह इस डायग्राम को आप अपने किताब में देख करके पता लगा पाओगे कि कौन सा देश किस श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि आपको इस तरह से यहाँ पर इनसेट में नीचे थोड़ा सा ब्लॉक बना करके सब कुछ बताया गया है। तो ये एक मैप पढ़ने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया, जिसको आप कलर के माध्यम से भी डिनोट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें, वो है आपका जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन में शक्ति है, सबने सुना होगा। संगठन का मतलब ये होता है कि अलग अलग लिंग, अलग अलग प्रकार की योग्यता रखने वाले लोगों का समूह, जिसमें महिला भी शामिल है, जिसमें पुरुष भी शामिल है। संगठन का मतलब होता है कि किसी देश में महिलाओं की संख्या कितनी है। संगठन का मतलब होता है किसी देश में पुरुषों की संख्या कितनी है। संगठन का मतलब होता है कि किसी देश में साक्षर लोगों की संख्या कितनी है और अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। संगठन से ये पता चलता है कि देश में बच्चों की संख्या कितनी है, यानी हमें अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के बारे में पता चलता है, और ये पता करना ही क्या कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि किसी देश में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश गरीब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो देश अमीर हो सकता है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि किसी देश में जनसंख्या कितनी है। इसका मतलब जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करती है। आर्थिक विकास से जनसंख्या का कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसके एग्जाम्पल हमारे पास में है। दोस्तों, दो देश ऐसे हैं जो लगभग एरिया में भी बराबर है और जनसंख्या जो वहाँ पर घनत्व है वो भी काफ़ी घनी जनसंख्या है, और वो दो देश कौन से दोस्तों? बांग्लादेश और जापान। बांग्लादेश और जापान जनसंख्या की दृष्टि से दोनों के दोनों देश काफ़ी घने देश है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश और जापान में मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा कौन सा विकसित देश है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? क्योंकि पूरी दुनिया में शुमार जिसका नाम है वो है जापान। तो जापान बहुत ज़्यादा विकसित देश है, किसकी तुलना में? बांग्लादेश की तुलना में तो कहीं आगे है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जनसंख्या किसी देश की कितनी भी हो या जनसंख्या घनत्व किसी देश का कितनी भी हो, वो उस देश के विकास से संबंधित नहीं हो सकता। ये उदाहरण के तौर पर हमने समझ लिया। इसका मतलब आर्थिक विकास में जनसंख्या का रोल क्या है? कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि बांग्लादेश चाहे तो उसकी जनसंख्या अगर काम करना चाहे, इंटेलिजेंट जनसंख्या हो जाए या बहुत अच्छा काम करना शुरू करें, तो वो भी विकासशील देश से विकसित देश की ओर जा सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा काम बांग्लादेश की सरकार कर रही है, और बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान की जनता से ज़्यादा अच्छा काम किया है। इसी वजह से आज GDP में पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश निकल चुका है, और ये भारत का बहुत अच्छा मित्र भी है। तो ये कहना कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, लेकिन वही पाकिस्तान से टूटा हुआ बांग्लादेश, आपको पता ना बांग्लादेश पाकिस्तान से ही बना है, तो पाकिस्तान से टूटा हुआ जो बांग्लादेश है वो हमारा बहुत अच्छा, आज की तारीख में सबसे अच्छा हमारा पड़ोसी मित्र है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जनसंख्या संगठन के अंतर्गत मैंने ये तो बता दिया कि अब अलग अलग आयु वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन क्या जनसंख्या संगठन में ये जो मानव संसाधन है इसकी कुछ भूमिका है? तो आज समझते हैं हम लोग इसमें कि मानव संसाधन के रूप में लोगों की क्या भूमिका है। क्या लोग संसाधन के रूप में भूमिका अदा करते हैं? क्योंकि हमने बोला ना कि मानव खुद संसाधन है। हमारा चैप्टर भी तो दोस्तों यही बोलता है, मानव संसाधन। जब मानव खुद संसाधन है तो क्या वो जनसंख्या संगठन में भूमिका अदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जनसंख्या संगठन से हमें क्या जानने का मौका मिलता है? हमें लोगों के गुणों को जानने की आवश्यकता है। जनसंख्या संगठन के द्वारा सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि कितने लोग शिक्षित है, बेरोजगार है या रोजगार वाले हैं। तो जनसंख्या के गुणों को जानने की आवश्यकता है। अगर हमने इनको गुण को जान लिया तो उन्हें संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी भूमिका को हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या भूमिका है। आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और आय आदि की जानकारी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम पता कर सकते हैं कि देश में कितनी आयु के वर्ग के लोग कितने हैं। इससे पता चल सकता है कि देश में कितने श्रमिक हो सकते हैं, कितने बेहतर और कुशल श्रमिक हो सकते हैं। हमें पता लगेगा कि लिंग में क्या असमानता तो नहीं है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी कम है या ज़्यादा है। दोस्तों, कुछ सालों से महिलाओं के लगभग आज़ादी के बाद से ही मैं आपको बताऊं, भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से हमेशा कम रही है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है पहली बार कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई। और सरकारी आंकड़े मानो तो वर्तमान के जो सरकारी आंकड़े वो बोलते हैं कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हालांकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है 2021 की, लेकिन फिर भी सरकार ने शासकीय आंकड़े जो जारी किए उसके अनुसार हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएँ अभी हैं।
सभी एक दूसरे से भिन्न भी है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। किसी को कोई दूसरा काम आता है, किसी को कोई दूसरा काम आता है। मैं अगर बोलूँ कि डॉक्टर इंजीनियर से भिन्न है तो आप बोलोगे है ना, भिन्न है क्योंकि वो डॉक्टर है, क्योंकि वो इंजीनियर है। तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न किस वजह से होता है? उसके गुणों की वजह से होता है, उसके कौशल की वजह से होता है। तो यहाँ हमने समझा कि जनसंख्या संगठन में मानव संसाधन की क्या भूमिका हो सकती है। जनसंख्या संगठन दर्शाता क्या है? जनसंख्या संगठन दर्शाता है जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या की संरचना मतलब जनसंख्या की संरचना किस प्रकार की है। क्या आपके देश में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है? क्या आपके देश में युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है? या आपके देश में बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है? तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ कि केन्या नाम का एक देश है जहाँ पर बच्चों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जन्म दर बहुत ऊँची है और मृत्यु दर भी बहुत ऊँची है। हालांकि मृत्यु दर में कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी वृद्धों की संख्या बहुत कम है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत के कॉन्सेप्ट में, भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत के विषय में ये कहा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा वर्ग वालों की है, जो कि कार्यशील जनसंख्या है। भारत में 15 साल से लेकर के 64 साल 65 साल के बीच की जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा तबका है। वहीं जापान की बात करें तो जापान में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनसंख्या संगठन दर्शाता है किसी देश की जनसंख्या की संरचना को। तो संरचना से आप समझ गए। इससे हमें और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? इससे हमें फ़ायदे मिलते हैं, हमें बहुत सारी जानकारी निकालने में सहायता मिलती है। साक्षरता के बारे में, आयु के बारे में, लिंग के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि 1000 पुरुषों पर 1020 जनसंख्या है। तो ये हमने जानकारी कहाँ से निकाली? ये जानकारी को निकालना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। कितने पुरुष है, कितनी स्त्री है, जानकारी निकाल सकते हैं। और उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, किसके पास कितने गुण हैं, एक फोटो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको फोटो देख पा रहे हो, ये फोटो आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। आप अपने एनसीईआरटी के अगर फोटो पर गौर नहीं करते तो हम लोग उन पर गौर आपसे करवाएंगे, क्योंकि वो फोटोज़, वो चलचित्र जो दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत किफ़ायती हो सकते हैं। और लगातार इसके काफ़ी अच्छे फीडबैक भी मिले, जिससे पता चला है कि ये जो फ़ोटोज़ डाले गए एनसीईआरटीज़ में, ये काफ़ी हद तक बच्चों को समझने में बहुत आसानी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक महिला आपको दिखाई दे रही है। ये महिला क्या बोल रही है? बोल रही है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है। इसका मतलब, इसका गुण क्या है? इसका गुण है दोस्तों कहानी सुनाना। वहीं ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, जो टोपी पहने हुए हैं, ये व्यक्ति एक इंजीनियर है जो अपने पास में एक किताब रखे हुए, एक चार्ट रखे हुए और बोल रहा है कि मैं सेतु बनाता हूँ। सेतु का मतलब होता है दोस्तों पुल, ब्रिज। जो कई बार आप गाड़ी से जाते हुए जिस ब्रिज को पार करते हो, वो किसी न किसी इंजीनियर ने बनाया होगा। इसका गुण क्या है कि इसके पास सिविल इंजीनियर की काबिलियत है और इसको पता है कि किस तरह का, कौन से सीमेंट से कितनी चीज़ में, कितनी मात्रा में क्या मिलाया जाए और किस तरह से हम लोग किसी ब्रिज को तैयार कर सकते हैं। वहीं ये महिला बोल रही है कि मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन घर पे सबकी देखभाल करती हूँ। मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करती हूँ और उसके अलावा बच्चों की सेवा करती हूँ। सबकी देखभाल करना मेरा काम है और पूरे घर को जो है मैनेज करना मेरा काम है। तो ये भी अपना काम बेहतर तरीके से जानती है। एक बूढ़े बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं। अक्सर किसान को ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन आज का किसान ऐसा नहीं है दोस्तों। आज भारत का किसान जो है, युवा लोग भी किसानी करने लगे हैं और बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चर करने लगा। लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग किसान को इसी तरह से दिखाते हैं। तो किसान में आप देख पा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं मैं किसान हूँ, पूरे देश के लिए अनाज उगाता हूँ। तो किसान के अंदर काबिलियत है, ज़मीन से अनाज निकालने की काबिलियत। दोस्तों ये काबिलियत केवल किसान के ही पास में है। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उससे ये काम नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का गुण अपने आप में एक यूनिक और एक विशेष होता है। जैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए एक रिसर्च कर रही हूँ, तो एक शोध कर रही है, कैंसर के उपचार ढूंढने के लिए कुछ औषधि बना रही है। तो ये इसका गुण है, ये कर सकती है। तो इसी वजह से स्वास्थ्य सुविधा में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं सिंगर हूँ और मैं 2 लोगों की शादी समारोह में गाना गाता हूँ। इसके अंदर जो है वो, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसके पास गाने का बड़ा अच्छा गुण है, इस वजह से इसने इसको चुना। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग लगभग संसाधन है, संभाव्य संसाधन है। हो सकता है कि इनको आगे भी इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब है कि एक जनसंख्या संगठन का ही एक रूप है, जिसमें सभी लोगों में आयु, लिंग और सबके हिसाब से आयु भी आप अलग अलग देख पा रहे होंगे, स्त्री पुरुष में भी आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे, और इनके गुण भी दोस्तों अलग अलग है। सबके गुण एक दूसरे से भिन्न है। यही कहलाता है दोस्तों जनसंख्या संगठन। मेरे ख्याल से इस फोटो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या पिरामिड के बारे में। अब जनसंख्या पिरामिड क्या है? कि जनसंख्या संगठन से जुड़ा हुआ है और काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि, किसी देश की जनसंख्या संगठन मतलब अलग अलग आयु, स्त्री पुरुष सबकी जनसंख्या
एक देश की जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की जो विधि है उसी विधि को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड। और इस पिरामिड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, स्त्री और पुरुष के अलग अलग पिरामिड बनाते हैं। एक ही पिरामिड में दो भाग करते हैं, इसलिए इस पिरामिड को एक और नाम दिया गया है आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब देखते हैं उस पिरामिड को कि पिरामिड किस तरह से काम करता है। एक बार फिर से मैं वो डेफिनेशन बना दूं कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की विधि को कहते हैं। जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाती है, जिसे लिंग आयु पिरामिड भी कहते हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि इस पिरामिड में क्या होता है, लिंग के आधार पर यानी स्त्री और पुरुष में अलग अलग दो भाग बनाए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू और जो आपका रेड दिखाई दे रहा है, तो ब्लू जो है वो पुरुष को प्रदर्शित करता है, वहीं जो रेड है वो स्त्री के बारे में बताता है। अब आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से इन्होंने इसको पोर्शन बना दिया नीचे वाला, ये वो हिस्से जिसमें 0 से लेकर 15 साल से नीचे के सारे बच्चे आते हैं। 15 साल से नीचे वाले जितने भी किशोर अवस्था में बच्चे हैं उनका एक डायग्राम देखोगे यहाँ पर, तो बेस काफ़ी चौड़ा है। मतलब ये जो भी देश होगा, ये भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये किसी ऐसे देश की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब एक आइडियल हो सकता है, जो भी हो, एक देश के बारे में एक पिरामिड बना दिया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 0 से 15 साल के जो बच्चों का जो डायग्राम बन रहा है, जो आपको जो पिरामिड बन रहा है वो काफ़ी चौड़ा बन रहा है। इसका मतलब जन्म दर काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर ऊपर वाला हिस्सा जो है पतला बन रहा है, नुकीला बन रहा है, 65 साल से ऊपर वाला हिस्सा, तो वो आपको अगर नुकीला दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत तीव्र है। मृत्यु दर कम होती है तो वो भी चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। जन्म दर कम होती है तो वो सिकुड़ जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अलग अलग चलते हैं दोस्तों। अगर जन्म दर ज़्यादा है तो आधार चौड़ा होगा, यानी जो बच्चों का जो नीचे वाला आधार है वो चौड़ा होगा। लेकिन अगर मृत्यु दर ज़्यादा है तो आधार चौड़ा होगा, मृत्यु दर ज़्यादा तो आधार पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होने के लिए आधार पतला होगा और जन्म दर ज़्यादा होने के लिए आधार चौड़ा होगा। जन्म दर कम होगी तो आधार सकरा हो जाएगा और मृत्यु दर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो आधार वहाँ पर चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बाकी जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं 15 साल से लेकर के 65 साल के बीच का जितने भी लोग आते हैं, ये सारे के सारे लोग कहलाते हैं कार्यशील जनसंख्या, जिसको हम लोग युवा जनसंख्या कहते हैं। और यही किसी देश का भविष्य तय कर सकती है। तो ये अगर आधार चौड़ा है, इसका मतलब अगर आधार आपको इसमें चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बीच की जो जनसंख्या है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब इसका मतलब उस देश में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये तो किसी भी देश का एक वो पिरामिड नहीं था, ये तो केवल एक सामान्य पिरामिड था, केवल एक देश प्रदर्शन के रूप में। अब हम लोग समझते हैं अलग अलग देशों की पिरामिड की भी बात कर लेते हैं, अलग अलग देशों के पिरामिड की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमने अभी पिरामिड समझा है, दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों को विभाजित कर रहा है। यानी इसके अंतर्गत जनसंख्या के अलग अलग आयु वर्गों को विभाजित किया गया। जैसे 0 से 5 जनसंख्या वाले शिशु में आते हैं, उसके अलावा फिर 10 से 14 वाले थोड़े बाल्यावस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग आयु वर्गों को इसमें डिवाइड किया गया। वहीं जनसंख्या का प्रतिशत भी बताता है कि स्त्री और पुरुष में कितनी भिन्नता है, कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं, ये भी बताता है। वहीं बच्चों की संख्या जो 15 साल से नीचे वो सारे बच्चे हैं, और वो बताता है, वो आधार चौड़ा होना बताता है जन्म दर को। वहीं वृद्ध लोग जो 65 साल के ऊपर हैं, उनका अगर आधार जो है पतला हो रहा है, ये बताता है मृत्यु दर को। आधार चौड़ा हो रहा है तो ये बता रहा है जन्म दर को, मृत्यु दर को। तो अगर बढ़ रही है घट रही है तो आधार चौड़ा हो रहा है और आधार पतला हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत और क्या चीज़ समझ में आती है, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत एक और चीज़ समझ में आती है कि जनसंख्या जो पिरामिड बनाया जाता है उसमें 2 तबके हमने देखे। मैंने आपको 3 पोर्शन बताए थे। एक बताया था मैंने 15 साल से नीचे, एक मैंने बताया था 65 से ऊपर, और तीसरा जो बीच का बताया था वो था 15 से 65 के बीच का। 15 से जो 65 के बीच के जो होते हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं कि वो युवा लोग हैं, और युवा लोग काम कर सकते हैं। इसलिए 15 साल से 65 साल के जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्यशील आयु, जो काम कर सकते हैं, जो अपना घर की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, जो देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। वहीं 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो आश्रित लोग हैं, क्योंकि 65 साल के बाद इंसान की हड्डियों, इंसान के शरीर में इतना ताकत नहीं होता है कि वो काम कर पाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो 65 साल के बाद भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब 65 के बाद भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, कुछ लोगों के पास अलग ही पावर होती है, जोश होता है काम करने का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 65 साल के बाद का जो तबका है वो कम ही काम करता है, वो आश्रित जनसंख्या में आ जाता है। वहीं 15 साल से नीचे के जितने भी बालक बालिकाएं होते हैं उसको भी आश्रित जनसंख्या में रखा गया है। तो ये पिरामिड क्या कहता है, इसकी सारी बातें हमने समझ ली। अब आगे समझते हैं, अलग अलग देशों के पिरामिड की बात करते हैं। ये पिरामिड जो आपको दिखाई दे रहा है ये केन्या का पिरामिड है।
केन्या देश का पिरामिड क्या बोलता है, ये एक देश ऐसा है जिसका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची, इसका मतलब मैंने बोला जन्म दर ज्यादा है तो बेस चौड़ा होगा, मृत्यु दर ज्यादा है तो आधार पतला हो जाएगा। तो देखो इसका आधार बहुत पतला है और जन्म और बेस कितना है, बहुत चौड़ा है। और यहाँ पर जो युवा लोग हैं वो भी क्या है, कम ही दिखाई दे रहा है आपको, यानी धीरे धीरे इसकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से इसका आधार इस तरह का बन रहा है। इसका मतलब पिरामिड का आधार चौड़ा होगा और शीर्ष जो है वो क्या होगा, नुकीला होगा। क्यों? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, तीव्र है, और इसलिए यहाँ पर वृद्धों की संख्या कम हो गई है। हालांकि भले ही बच्चों की संख्या ज़्यादा, लेकिन बच्चे भी ज़्यादा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ पर बच्चों की भी लगातार मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी इसका आधार देखो कितना चौड़ा है। इसका मतलब जन्म दर बहुत तेज है और मृत्यु दर भी बहुत तेज है, क्योंकि इसका जो शीर्ष है वो भी क्या है, नुकीला है। समझ रहे हो? तो मृत्यु दर ज्यादा होगी तो शीर्ष पतला हो जाएगा, और जन्म दर ज्यादा हो जाएगी तो बेस चौड़ा हो जाएगा। ये दो चीज ध्यान रखनी, तो आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या समझा, अभी हमने समझा केन्या का। अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बारे में। तो देखते हैं भारत में किस तरह का पिरामिड बनता है। ठीक है, समझते हैं। ये जो पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का पिरामिड है। अब इसको न पढ़ते हुए सीधा इस पर बात कर ले, शायद इससे ही हम लोग समझ जाए। आपको दिखाई दे रहा है कि भारत का जो बेस है वो केन्या का बेस, देखो केन्या का बेस कितना चौड़ा है और भारत का बेस कितना थोड़ा सा सकड़ा हो गया है। इसका मतलब सकड़ा हो गया। अगर थोड़ा सा कम हो रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं कि भारत में जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कम कर ली हमने। तो जन्म दर को हमने थोड़ा कम किया है, तो इसका आधार ज्यादा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब में चौड़ा तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी चौड़ाई कम हुई। ऐसे में हमने स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कर ली। तो देखो हमने यहाँ पर जो युवा वर्ग वाला जो है वो भी काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे देश में युवाओं का जो आधार जो पिरामिड बन रहा है वो काफी चौड़ा है। वही हमने मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। इस वजह से यहाँ पर मृत्यु दर का जो आधार जो दिख रहा है आपको, वो डायग्राम काफी थोड़ा मोटा दिखेगा केन्या की तुलना में। देखिए केन्या बहुत पतला है, ताकि भारत का जो शीर्ष है वो चौड़ा है। इसका मतलब भारत में मृत्यु दर भी कम है, भारत में मृत्यु दर भी कम है, और हमने जन्म दर को भी कम करने का प्रयास किया। बहुत कम तो नहीं है, लेकिन कम करने का प्रयास किया है। इस वजह से हमारा जो बनता है, इसलिए एक आदर्श एक पिरामिड जैसा बनता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी और कम करने की जरूरत है। अब इसमें देखो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, इसमें आप चीज समझ पा रहे होंगे कि ये महिलाओं वाला जो आधार दिख रहा, जो आपको शीर्ष दिख रहा है मृत्यु दर वाला, यानी 65 से ऊपर वाला, यहाँ पे इनका आधार, इनका जो पिरामिड है वो चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुषों का पिरामिड जो थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 65 साल के ऊपर की आयु वाले लोगों में मृत्यु दर में पुरुष मृत्यु दर ज्यादा है, महिला की मृत्यु दर कम है। इसका मतलब महिलाएं ज्यादा जी रही है, पुरुष जो है वो कम जी पा रहा है, उनकी मृत्यु यहाँ पर ज्यादा हो जा रही है। देखो इस डायग्राम में यही डिनोट किया जा रहा है। तो भारत में वाकई में इस प्रकार का ट्रेंड है। अब शब्दों में आ जाते हैं, जिन देशों में मृत्यु दर कम, विशेषकर बच्चों में, उन देशों का जो आधार होगा वो थोड़ा चौड़ा से कम, मतलब आधार चौड़ा तो होगा लेकिन कम चौड़ा होगा, और युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की मृत्यु दर जो है कम हो गई। इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कहाँ में, किस अवस्था में पहुंचेंगे? युवा में। क्योंकि जिस देश में आपने बच्चों की मृत्यु दर को कम कर लिया, जाहिर सी बात है कि उस देश में युवा भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े होकर युवा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से बोला गया कि जिन देशों में मृत्यु दर कम, यानी विशेषकर बच्चों में कम होगा, तो उन देश में युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा, जैसे कि आप भारत में देख पा रहे हैं। उसके अलावा अतः जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक मजबूत और श्रम शक्ति भी होगी। इसी वजह से भारत को कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है। ये भारत दुनिया पर राज कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही देश में पूरी दुनिया में। आइए समझते हैं तीसरा डायग्राम, तीसरा पिरामिड, जो कि जापान का है। जापान का पिरामिड देखोगे थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लगेगा कि ये पिरामिड कैसा है, ये नीचे से सकरा है, फिर मोटा है, फिर ऐसा हो गया। इसमें इसका मतलब ये है कि जापान ने जन्म दर को बहुत ज़्यादा कम कर लिया, बिल्कुल निम्न जन्म दर है यहाँ पर, और निम्न जन्म दर होने की वजह से इसका जो आधार है वो भी क्या हो गया, सकड़ा हो गया, यानी सकरा हो गया। बाकी इसके मृत्यु दर जो है वो भी काफ़ी निम्न कर ली। इस वजह से इसका मृत्यु दर भी देखो काफ़ी चौड़ा दिखाई दे रहा है आपको। तो मृत्यु दर वाला जो आपको पिरामिड दिख रहा है 65 साल के ऊपर का, वो भी काफ़ी चौड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब जापान में ज़्यादातर लोग वृद्धावस्था तक जा सकते हैं। बीच में लोगों की संख्या कम नहीं हो रही, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सुविधा अच्छे होने की वजह से पूरा जो आधार है, बीच के युवा वर्गों का जो आधार है, ये काफ़ी इनका लगभग सेम दिखाई दे रहा है। इसमें कम ही लोगों की मृत्यु हो रही है, और ये सब हुआ है क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत कम है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, आइए शब्दों में समझ लेते हैं। ऐसे देशों का, जापान का पिरामिड में क्या दिख रहा है, आधार पर पिरामिड बिल्कुल सकरा दिखाई दे रहा है आपको। हालांकि फिर भी मृत्यु वाला जो ऊपर वाला है उससे तो थोड़ा चौड़ा है, लेकिन फिर भी और देशों की तुलना में बहुत सकरा है। मृत्यु दर कम,
इसलिए अधिक लोग वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। इसमें मृत्यु दर बहुत कम है दोस्तों, इस वजह से लोग अधिक वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर युवाओं वाला जो आधार है वो सबसे चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों देशों के पिरामिड को समझा है दोस्तों। इन तीनों देश के पिरामिड से आपको क्या क्या चीज़ समझ में आती है कि इससे समझ में आता है कि जन्म दर कैसी है उस देश में, मृत्यु दर कैसी है, तो आधार कैसा होगा और शीर्ष कैसा होगा, और बीच में युवाओं का जो पिरामिड बनेगा वो किस तरह का बनेगा। आइए समझते हैं जनसंख्या संगठन के अलग से एक थोड़े से फैक्टर के बारे में कि भारत का संसाधन क्या है। मैं बताऊंगा भारत के संसाधन की बात करूँ। भारत में संसाधन कौन है? भारत में संसाधन युवा वर्ग है, क्योंकि युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। मैंने भी बताया कि ऐसा देश जिसमें जन्म दर का मृत्यु दर कम हो, खासकर विशेषकर बच्चों में मृत्यु दर कम हो, तो ऐसे देश में जो है युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। और भारत का जो संसाधन है वो कौन है? ये युवा जन ही भारत का संसाधन है। इन युवा जन की विशेषता क्या है? ये युवा जन कुशल है, इनके पास कौशल है, यानी ये कुछ काम करने के लायक है, कुछ कर सकते हैं। ये युवा जन उत्साही है क्योंकि जोश है, युवा है और जो है उनके पास ताकत भी है। दूसरा आशावादी है, यानी इनको काम करने में ये सोचते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की चाह है। और सकारात्मक दृष्टि, यानी ये कभी भी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है। इसलिए देश इन युवा जन के साथ आगे बढ़ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का संसाधन है। और इन्हें योग्य और उत्पादन बनाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो युवा जन हमारे पास में, जिनके पास ये सारी क्वालिटी हैं, इसके साथ इनको चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा लेंगे तो इनको सही दिशा मिलेगी और देश को भी सही दिशा की ओर ले जाएंगे। तो भारत के संसाधन के रूप में हमने किसको जाना? हमने जाना दोस्तों मानव संसाधन को। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन दोस्तों कंप्लीट हो गया है। ये छठा अध्याय था, भूगोल का जो अंतिम अध्याय था, और हमने ये भूगोल के अध्याय का जो अंतिम जो अध्याय का जो हमने रिवीजन है ये भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर, magnetbrain.com पर। magnetbrains.com पर जैसे ही आप सर्च करोगे आपको ये पेज खुलता दिखाई देगा। इस पेज पर आपको क्या करना है? CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। जैसे ही CBSE हिंदी मीडियम को क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, 9, 8, 7, 6 सारी क्लासों के यहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल है और सारे शिक्षक आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप 8वीं क्लास पर क्लिक करते हो आपको कक्षा 8वीं के सारी फैकल्टी, सारे शिक्षक दिखाई देंगे। आपके इन शिक्षकों में से आपको जो भी सब्जेक्ट उस समय पढ़ना हो, आप उसके नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जिस विंडो में उस टीचर के साथ सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है और उस टीचर के द्वारा पढ़ाए गए सारे चैप्टर वाइज वीडियो आपको नीचे दिखाई देंगे, जिनकी लिंक आपको वहीं मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको एक विंडो ओपन होती दिखाई देगी और इस विंडो में कोई टीचर आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा। और जैसे ही आपको ये पढ़ाता दिखेगा आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमें एक साथ सीक्वेंशली वीडियो मिल गए। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन आप लोगों के लिए लेकर के आया 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।